Assalamu alaikum everyone. I am Tawfiq Ahmed and I welcome you all on the platform of Rising Sindh Misbah Zulfikar Talent Exploration Program. And this is the second and last lecture on paragraphing. चलते हैं, एक ओवरव्यू दे देते हैं कल तक जितना किया था जल्दी जल्दी में से। अच्छा, पहले हमने पैराग्राफ किया था, जैसे कि पैराग्राफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स या सेंटेंसेस अगर कहते हैं, ठीक है। ये बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी ऐसे का। इसमें आप अपने हर एक आर्गुमेंट के लिए एक पैराग्राफ बनाते हैं और एक किस्म का एक आपने जिसे सर ने भी आपको इन द एंड बताया था कि जो आउटलाइन में आप सीक्वेंस रखेंगे अपने आर्गुमेंट्स की, अंदर पैराग्राफ की सीक्वेंस भी वही होगी। इसके बाद आगे थे हम स्ट्रक्चर ऑफ पैराग्राफ, जिसमें हेड था। हेड टॉपिक सेंटेंस को कहते हैं। ये आपका अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है, जितनी असाइनमेंट्स में चेक कर सका उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह उन सब का क्लियर है। बाकी शाम तक चेक कर लूंगा। तो उसके बाद बॉडी थी। बॉडी में हम सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स देते थे, एग्जांपल्स या डेटा या फैक्ट्स फिगर्स। टेल में कंक्लूडिंग सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं किस्म का टॉपिक सेंटेंस का बाउंस बैक होता है, उसको ही रिफ्रेश करके लिखते हैं। इसके बाद टॉपिक सेंटेंस को डिटेल में पढ़ा था कि इसमें एक कंट्रोलिंग आइडिया होता है जिसके ऊपर ही हमें पूरा पैराग्राफ लिखना होता है, और ये एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट होती है किसी भी पैराग्राफ की। इसके बाद आ गया कंट्रोलिंग आइडिया, जिसके ऊपर ही सारा पैराग्राफ पिवट होता है पैराग्राफ का। उसी के ऊपर हम पूरा पैराग्राफ के सारी बॉडी जो जितने भी एग्जांपल्स देंगे, जितने भी आर्गुमेंट्स देंगे, वो सारे के सारे इसी कंट्रोलिंग आइडिया के ऊपर होते हैं। कंक्लूडिंग सेंटेंस हमारे पूरे पैराग्राफ को कंक्लूड कर रहा होता है, रीडर को ये बता रहा होता है कि हमारा पैराग्राफ यहाँ पर एंड हो रहा है। और कंक्लूडिंग पैराग्राफ के पहले हम एक कनेक्टिंग ट्रांजिशन वर्ड देते हैं, वो तकरीबन सबने दिया है, तो वो भी आपका क्लियर हो चुका है। बॉडी ऑफ पैराग्राफ में हम एग्जांपल्स देते हैं, सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स देते हैं, इलस्ट्रेशंस देते हैं, कोटेशंस भी दे सकते हैं। जितनी भी, मतलब ये हमारा ग्राउंड होता है, इसमें हम अपना कुछ भी ऐड कर सकते हैं अपने टॉपिक सेंटेंस या कंट्रोलिंग आइडिया को प्रूफ करने के लिए। एक किस्म का ये प्रूफ्स होते हैं सारे के सारे, जो हमारे इस आर्गुमेंट को प्रूफ कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद एम्बेड था। एम्बेड अल्हम्दुलिल्लाह सबका क्लियर हो गया, क्योंकि जितनी भी एक्सरसाइज कल की वो सबको क्लियर हो गया। ये एक मतलब एम्बेड या स्कोप, कैपेसिटी, लिमिटेशन या पावर, ये सारी की सारी चीजें मतलब एक सब एस्पेक्ट, सब एंगल या सब पॉइंट कहते हैं हम इन चीज को। ये एक एम्बेड होता है एक पैराग्राफ का, इसके बाहर हम नहीं लिख सकते उस पैराग्राफ में। इसको कहते हैं कि वन कंट्रोलिंग आइडिया, मतलब एक पैराग्राफ एक कंट्रोलिंग आइडिया पे ही होगा। किसी भी एक पैराग्राफ में हम दो कंट्रोलिंग आइडियाज नहीं दे सकते हैं, ये एम्बेड के बाहर हो जाएगा पैराग्राफ की। उसके बाद आ गया था अंडरस्टैंड एम्बेड। जैसे पॉवर्टी टॉपिक है, तो उसका एस्पेक्ट या एंगल्स कितनी निकलेंगी, वो कॉजेज हो गया, इम्पैक्ट, सॉल्यूशन, सब ये उसकी एस्पेक्ट्स होते हैं या एंगल्स होती हैं। सब एंगल्स क्या हो जाती हैं या सब एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, एक एक जो कॉज या एक एक इम्प्लीकेशन, एक एक सॉल्यूशन या सजेशन। तो सिंगल कॉज क्या होगा, राइज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, डेथ ऑफ इंडस्ट्रीज, रैम्पेंट करप्शन। ये इस एक एक कॉज पे हमने एक एक अलग पैराग्राफ लिखना है एज पर द एम्बिट ऑफ द पैराग्राफ। फिर हमने ये कुछ एक्सरसाइजेस की थी। हाँ, फिर एसेंशियल्स, ये बहुत जरूरी हैं। इनकी जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपकी लैंग्वेज अच्छी होगी, आपका पैराग्राफ अच्छा होगा। तो यूनिटी जैसे हो गया था कि मतलब एम्बेड में हो, एक ही कंट्रोलिंग आइडिया पे पैराग्राफ लिखें, ठीक है। सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स, जो जितनी भी बॉडी है उसमें इनफ सपोर्ट हो अपने आर्गुमेंट को प्रूव करने के लिए। कोहेरेंस, यूज ऑफ ट्रांजिशन वर्ड्स या फ्लो में अपने सेंटेंसेस लिखना, ये कोहेरेंस को शो करता है। गुड लैंग्वेज, मतलब ग्रामेटिकल एरर्स ना हो, अच्छे स्ट्रक्चर्स यूज किए हों, वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स। ये हो गया था, यूनिटी हो गया, सपोर्ट भी कर दिया हमने, कोहेरेंस भी। कि मैंने कल आपको ग्रुप्स में लिस्ट भी भेज दी है, तो उन पे आपने काम करना है, ठीक है। क्योंकि एक एक का अलग अलग एक स्पेसिफिक यूजेज है, कहाँ पे आपने एज अ रिजल्ट यूज करना है, कहाँ पे मोर ओवर यूज करना है, कहाँ पे फर्दर मोर यूज करना है। तो इनको अगर खुद थोड़ा देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा और ज्यादा, ठीक है। आज इन पे ज्यादा फोकस होगा, क्योंकि टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टर्स या ट्रांजिशन वर्ड्स यूज होते हैं, तो आज ये भी इंशाल्लाह आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हो जाता है गुड लैंग्वेज, हो गया वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स। हाँ, इंटेंट ऑफ पैराग्राफ ये लाजमी दें आप, क्योंकि हम ब्रिटिश को फॉलो करते हैं। ब्रिटिश रूल ये है कि एक टिप जितना पैराग्राफ स्टार्ट करने वक्त ये स्पेस लाजमी है। एक लाइन छोड़ दें तो क्लीन रहता है आपका पूरा ऐसे, तो एक लाइन छोड़ सकते हो आप। एक पैराग्राफ कंप्लीट हुआ, उसको लाइन छोड़ के दूसरी लाइन से
ये एक टेप जितना डिस्टेंस छोड़ के फिर अपना पैराग्राफ स्टार्ट करें। उसके बाद ये एग्जांपल एक मैंने करवाया था कल। आज आ जाते हैं हम हमारा टॉपिक यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स। अच्छा, टाइप ऑफ पैराग्राफ जितनी भी मैंने रिसर्च की, बहुत से अलग अलग क्लासिफिकेशंस मुझे मिली। किन्होंने 4 टाइप्स दिए हुए थे, किन्होंने 3, किन्होंने 2, किन्होंने 5, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की वेबसाइट से मुझे ये 7 उनके मतलब टाइप्स मिल गए थे। अब जो वो 4 कर रहे थे, उन्होंने क्या किया था कि डिस्क्रिप्शन, डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, इनको एक करके उन्होंने एक ही बना दिया या एक्सपोजिटरी पैराग्राफ बना दिया। तो ये ऑटोमेटिकली उनके ही सब टॉपिक्स आ सकते हैं। तो इस 7 से ज्यादा टाइप्स नहीं है अभी तक के। उन्होंने मतलब अपनी वेबसाइट पे ये मेंशन किया हुआ है कि मैक्सिमम 7 हो सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा किसमें डिफरेंट है, किसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, वो एक एक करके हम जब इन पे आएंगे तो सब क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, पहला पैराग्राफ टाइप है आर्गुमेंट या आर्गुमेंटेटिव पैराग्राफ। अच्छा, इस पैराग्राफ में अ पैराग्राफ कैन बी यूज्ड टू आर्ग्यू फॉर और अगेंस्ट अ पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें या तो आप अगेंस्ट करते हैं, एक आर्गुमेंट होता है, किसी का भी आर्गुमेंट अपना नहीं है, इसीलिए हम उसके अगेंस्ट जाएंगे या फिर हम उसको सपोर्ट करेंगे। अगर सपोज टॉपिक आता है ग्लोबल वार्मिंग अ मिथ और रियलिटी, मिथ मींस अगेंस्ट जाएंगे आप कि ये मिथ है, रियलिटी आप सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। या फिर ये जो टॉपिक आ गया था, इज पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटल रिवॉल्यूशन, अब यहाँ पे आपके पास ये आर्गुमेंट दिया गया है कि आप इसको येस और नो करके अपने हिसाब से इसको येस करके आर्गुमेंट्स दें या नो करके अपने आर्गुमेंट्स दें। तो उसमें जो पैराग्राफ्स बनते हैं, अगर इस टाइप का सिर्फ एक पैराग्राफ लिखा जाए तो उसको हम आर्गुमेंटेटिव पैराग्राफ करते हैं, लेकिन वहां पे तो हमने पूरा ऐसे लिखना था, ठीक है। तो इसमें या तो हम यस करके उसका पैराग्राफ उस हिसाब से अपने आर्गुमेंट्स देंगे या फिर नो करके हम उसके पैराग्राफ्स लिखेंगे। तो इसमें ईच पैराग्राफ शुड फोकस ऑन डेवलपिंग वन मेन पॉइंट। हमारा एक आर्गुमेंट, जैसे मैंने पहले ही बता दिया, एम्बेड में वन मेन पॉइंट को या फिर वो फॉर होगी या फिर अगेंस्ट होगी, ठीक है। अगर कोई बंदा दोनों पर्सपेक्टिव देता है तो 5 पैराग्राफ फॉर के लिए लिख ले, 5 अगेंस्ट के लिए लिख लिए, तो ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे उसका हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, टॉपिक सेंटेंस में हम क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करेंगे द आर्गुमेंट एंड पोजीशन फॉर और अगेंस्ट। हम उसको क्लियरली बताएंगे कि ये पैराग्राफ हम फॉर के लिए लिख रहे हैं या अगेंस्ट के लिए लिख रहे हैं, उसकी सपोर्ट में लिखेंगे या उसके अगेंस्ट में लिखेंगे। एग्जैक्टली पहले सेंटेंस में ये क्लियर करना है हमें। अगर हम वहां नहीं करेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा रीडर कि इज अगेंस्ट और फॉर। तो अगर ये कंफ्यूजन आएगी तो वो आपको कंफ्यूज कर देगा रिजल्ट्स में। फिर सपोर्टिंग सेंटेंस में जो हमारी बॉडी स्टार्ट हो जाती है, उसमें हम डेवलप करेंगे रीजंस कि हम क्यों इसको सपोर्ट कर रहे हैं, आर्गुमेंट को रीजंस देंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करेंगे। उसके लिए एग्जांपल्स भी दे सकते हैं, हम अपनी रिसर्चेस भी शो कर सकते हैं, हम अपने कोट भी कर सकते हैं किसी बुक को, किसी आर्टिकल को, किसी रिसर्च पेपर को, ठीक है। और हम किसी का अगर काउंटर आर्गुमेंट है, जो आपने अगर येस कहा है लेकिन किसी और ने काउंटर आर्गुमेंट किया है, तो उसको भी आप जवाब देंगे यहाँ पे कि इसने यहाँ पे इस बुक में ये चीज लिखी है लेकिन वो गलत है क्योंकि मैं ये प्रूफ दे रहा हूँ उसका, क्योंकि उसका ये रीजंस हैं। सपोज अगर कोई बोल रहा है, किसी ने कहा है, जैसे आप इस यहाँ पे कोट कर रहे हो कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ग्लोबल वार्मिंग इज अ हॉक्स, मतलब वो एक मिथ है। लेकिन अगर आपका पैराग्राफ रियलिटी पे है तो यहाँ पे आप उसको नेगेट कर सकते हो कि as Donald Trump is quite wrong because the rise in sea level या फिर melting of glaciers, ये सारी चीजें, या rise in temperature, ये सारी चीजें प्रूव कर रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इज क्वाइट रॉन्ग। तो ये आप उसके आर्गुमेंट को काउंटर कर रहे हैं, अपने आर्गुमेंट को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, तो ये भी कर सकते हो आप। कंक्लूजन एज इट के रीस्टेट करना है पोजीशन को, जो आपकी पोजीशन है फॉर है या अगेंस्ट है, वो सेम आपको रीस्टेट करनी होती है। इसमें एक चीज और अच्छी है कि आपको ये जो ट्रांजिशनल वर्ड्स हैं, ये इस टाइप के जो ट्रांजिशनल वर्ड्स हैं वो इस आर्गुमेंटेटिव पैराग्राफ में यूज होते हैं। फॉर गिविंग रीजंस, अगर फॉर दे रहे हैं मतलब इन सपोर्ट, तो अब फर्स्ट रीजन दिया, फर्स्ट, सेकंड रीजन, थर्ड, अनदर, नेक्स्ट, लास्ट, फाइनली, बिकॉज, सिंस, फॉर, इस टाइप के कनेक्टर्स यूज करके अपने आर्गुमेंट्स को लाइन अप कर सकते हो। अगर अगेंस्ट में दे रहे हैं तो उसमें देंगे बट, क्योंकि लाजमी बात है वो अगेंस्ट में, हाउएवर, ऑफ कोर्स, नेवरदलेस, ऑल्दो ये टर्म डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हॉक्स है, बट द रियलिटी इज क्वाइट डिफरेंट। इस तरीके से आप अपना आर्गुमेंट दे सकते हो, डेस्पाइट ये। और फॉर कंक्लूडिंग लास्ट में, देयरफॉर एज अ कंक्लूजन, एज अ रिजल्ट, इन कंक्लूजन, थस,
अच्छा, यहाँ पे मुझे एक बात और क्लियर करनी है, अगर आप कोई सिर्फ एक पैराग्राफ लिख रहे हो, पैराग्राफिंग जैसे कहते हैं हम, तो उसमें आप अपना लास्ट कंक्लूजन जो सेंटेंस होता है उसमें इन कंक्लूजन लिख सकते हो अगर सिर्फ पैराग्राफ लिख रहे हो। लेकिन अगर ऐसे लिख रहे हो तो इन कंक्लूजन सिर्फ हम जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ होता है उसके पहले स्टार्ट करेंगे, इन कंक्लूजन या समिंग अप। बाकी जो सारे हैं उसमें हम एडिशनल ट्रांजिशन वर्ड्स यूज करेंगे, थस, देयरफॉर, एज अ रिजल्ट, इन दिस वे, इस टाइप के। इन कंक्लूजन बीच वाले पैराग्राफ में कभी भी यूज नहीं होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, आर्गुमेंटेड पैराग्राफ यहाँ तक आपको आगे समझ आ गया होगा। अभी इसके फर्दर डिटेल में जाते हैं। एन आर्गुमेंटेड पैराग्राफ इज यूज्ड व्हेन यू आर आर्ग्यूइंग फॉर और अगेंस्ट, जो पहले ही बता दिया, अ क्लेम, और व्हेन यू आर ट्राइंग टू परसुएड समवन, किसी को आप अपनी बात मनवा रहे हैं तो आप आर्गुमेंटेटिव पैराग्राफ लिखते हैं। ठीक है, इफ यू आर आस्क्ड टू राइट अ पैराग्राफ, अगर ये टाइप के वर्ड्स आते हैं क्वेश्चन में तो मतलब आपको आर्गुमेंटेटिव पैराग्राफ लिखना है। आर्ग्यू, एवेल्युएट्स, प्रपोज या परसुएट्स, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएं क्वेश्चंस में, तो फिर इस टाइप के वर्ड्स आ जाएं क्वेश्चंस में तो आपने आर्गुमेंटेटिव पैराग्राफ लिखना है, ये समझ जाइएगा। यू विल बी राइटिंग एन आर्गुमेंटेटिव पैराग्राफ। अच्छा, एग्जांपल्स ऑफ क्वेश्चंस किस तरीके आते हैं? आर कैरियर डिस्कशंस बिटवीन सुपरवाइजर्स एंड एम्प्लॉइज इंपॉर्टेंट? अब ये क्वेश्चन में आप यस कर सकते हो इसको, यस दे आर इंपॉर्टेंट, ये नो दे आर नॉट इंपॉर्टेंट, फिर आप उस हिसाब से अपने आर्गुमेंट्स पेश करोगे इन द बॉडी ऑफ दैट पैराग्राफ। Ultraviolet intensity is the most important factor in skin cancer fatalities. Do you agree? लाजमी बात है, अगर आप एग्री करोगे तो फॉर लिखोगे, अगर डिसएग्री करोगे तो अगेंस्ट लिखोगे। ग्लोबल वार्मिंग, मिथ और रियलिटी, आप अगेंस्ट जाओगे तो मिथ में लिखोगे, अगर फॉर जाओगे तो रियलिटी में लिखोगे। ये आर्गुमेंटिव पैराग्राफ बनेगा अगर सिर्फ पैराग्राफ की बात हो रही है तो। ठीक है, अब ये एक पैराग्राफ को मतलब सही तरीके से अगर समझने के लिए, मीटिंग विल बी एंड इन 10 मिनट्स। ओके, अच्छा मीटिंग एंड हो जाए तो रिज्वाइन कीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देख लें, व्हाइल न्यूक्लियर सपोर्टर्स आर प्रोबेबली रॉन्ग व्हेन दे क्लेम दैट न्यूक्लियर पावर इज कंप्लीटली सेफ। अब ये एक परसेप्शन बता रहा है यहाँ पे पहले, ठीक है, किसी और का, इसीलिए इसने व्हाइल से स्टार्ट किया। अब ये यहाँ से अपना आर्गुमेंट देगा, दे आर राइट दैट न्यूक्लियर पावर इज द बेस्ट ऑप्शन टू मीट द यूनाइटेड स्टेट्स ग्रोइंग एनर्जी नीड्स। ठीक, अब यहाँ पे एक अपना पर्सपेक्टिव दे रहा है कि वो सही बोलते हैं कि न्यूक्लियर पावर हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है, यूनाइटेड स्टेट्स के बेसिस पे बोल रहा है कि हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है अगर हम अपनी ग्रोइंग एनर्जी नीड्स को फुलफिल करना चाहते हैं तो। अब ये इसकी स्टांस है, आर्गुमेंट है, ये यहाँ पे इसने अपना आर्गुमेंट दे दिया है। अब ये जितने भी अंदर बॉडी में सेंटेंसेस लिखेगा वो इसी चीज को प्रूव करेगा कि व्हाई यूनाइटेड नेशंस नीड टू बी मूव टुवर्ड्स न्यूक्लियर पावर जनरेशन। तो अब देख लेते हैं, पहला कोटेशन इसने दिया, अकॉर्डिंग टू एनर्जी एक्सपर्ट्स, ये स्टार्टअप लिया है एक कोटेशन का, यहाँ से कोटेशन स्टार्ट है। एनर्जी कंजप्शन इन द यूनाइटेड स्टेट्स इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो फॉर एटलीस्ट द नेक्स्ट 25 ईयर्स, मतलब अगले 25 साल कंटिन्यूअसली एनर्जी कंजप्शन ग्रो होती रहेगी, एक एस्टिमेट है एनर्जी एक्सपर्ट्स का, अभी ये कंटिन्यू है। इन एडिशन, न्यूक्लियर एनर्जी अकाउंट्स फॉर 9% ऑफ यूएस एनर्जी कंजप्शन, सिर्फ 9% जितनी भी एनर्जी कंजप्शन होती है यूनाइटेड स्टेट्स में, सिर्फ 9% वो न्यूक्लियर होती है, बाकी या तो कोल हो गई, विंड हो गई, या फिर काफी और रिसोर्सेज हैं यूएस के। तो अब ये इसने एक कोटेशन दिए अपने इस आर्गुमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए, ये एविडेंस है इसके आर्गुमेंट का कि मतलब देखें अगर 9% कर रहा है तो लाजमी बात है यहाँ पे रूम में इंप्रूवमेंट का, अगर ये 90% होता तो रूम नहीं था, लेकिन 9% है, बहुत सा रूम है। तो हम अगर न्यूक्लियर पावर जनरेशन बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी ग्रोइंग नीड्स ऑफ एनर्जी फुलफिल हो जाएंगी। तो अब यहाँ पे उसका एक्सप्लेन कर रहा है इस कोड को, बेसिकली द कंट्रीज एनर्जी एक्सपर्ट्स आर सेइंग दैट, इसीलिए ये उसी उन्हीं सेम बात को अपनी वर्ड्स में लिख रहा है, सेइंग दैट nuclear energy is an underused resource that can help meet the United States demand for energy। सेम बात को बस रीस्टेट किया है, एक सिंप्लीफाई किया है, समझे, ठीक है। फिर यहाँ पे ये एक नेगेशन दे रहा है, of course many will probably disagree with the, अब मैंने जो कहा था कि ट्रम्प का जैसे आप आर्ग्यूमेंट को डिसएग्री कर सकते हो और उसको अपना काउंटर कर सकते हो, ये यहाँ पे काउंटर कर रहा है बाकियों का आर्ग्यूमेंट को।
Of course, many will probably disagree with this assertion that nuclear energy alone can meet all the countries' energy needs. अब ये बोल रहा है कि सिर्फ हम न्यूक्लियर एनर्जी डिसएग्री करेंगे कि सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी पे हम अपनी पूरा कंट्री नहीं चला सकते, तो वो लाजमी बात है, वो करेंगे ऑफ कोर्स, वो उनकी एक परसेप्शन है, बट अब उनको ये अपना मैटर बता रहा है, अपना क्लेम बता रहा है. Although the contributions of nuclear energy may seem trivial, they are in fact crucial in terms of today's concerns over sustainable energy. क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी सस्टेनेबल एनर्जी में आती है, रिन्यूएबल एनर्जी है, तो अभी हमें इस तरफ मूव होना जरूरी है. न्यूक्लियर पावर is the only option for meeting the increasing energy needs without exhausting the planet's resources. अब planet's resources exhaust क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी है, बार बार यूज हो सकती है, तो इसमें हम कोल या ऑयल अपना यूज ना करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारी ये चीज बच जाएगी. और इसने ये रीस्टेट कर दिया आपने इस क्लेम को कि अगर हमारे पास यही ऑप्शन है कि हम अपनी न्यूक्लियर पावर जनरेशन को बढ़ाएं ताकि हम अपनी इंक्रीजिंग एनर्जी नीड्स को फुलफिल कर सकें. ये अपना क्लेम को एक स्ट्रेंथन कर दिया लास्ट में. इस नेगेशन को, ये जो था, इसको भी इसने हैंडल कर दिया यहाँ पर. इस तरीके से ये जो होता है, ये इसको कहते हैं हम आर्गुमेंटेटिव पैराग्राफ. अच्छा, आर्गुमेंटेटिव पैराग्राफ आप अगर काउंटर पर्सपेक्टिव देते हो तो आपने वहां पे जो काउंटर पर्सपेक्टिव देना है वो आपका आर्गुमेंटेटिव पैराग्राफ होता है. सेकंड पैराग्राफ ऑफ योर एसे, जैसे अगर मैंने जो डिजिटलाइजेशन पे लिखा था, सेकंड पैराग्राफ मेरा था कि पाकिस्तान इज रेडी फॉर डिजिटल रिवॉल्यूशन, काउंटर पर्सपेक्टिव, क्योंकि मैंने लिखा था पाकिस्तान रेडी नहीं है, पूरा ऐसे मेरा उस पे था. तो बाकी जो ये पैराग्राफ था मेरा सेकंड, मैंने वो लिख दिया था काउंटर पर्सपेक्टिव में. तो वो जो मेरा हो गया, ये पूरा का पूरा एक आर्गुमेंटेटिव हो गया कि मैं उसके अगेंस्ट गया. अच्छा, एक और एग्जांपल है जो अल्ट्रावायलेट इंटेंसिटी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर इन द स्किन कैंसर फैटेलिटीज, डू यू एग्री? अब यहाँ पे इसका एक आर्गुमेंट है, तो या तो ये यस करेगा या तो फिर नो करेगा. इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं. अल्ट्रावायलेट इंटेंसिटी इज नॉट द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर इन स्किन कैंसर फैटेलिटीज. ये इसने नेगेट कर दिया. पहले ही सेंटेंस में इसने बता दिया कि मैं इसको नेगेट कर रहा हूं, और वो लाजमी है ताकि रीडर को स्टार्ट में ही पता चल जाए कि आपके सारे आर्गुमेंट्स अगेंस्ट द स्टेटमेंट हैं. वाइल रेजिडेंट्स ऑफ कोलोराडो, मीन एलिवेशन वहां पे 2.1 किलोमीटर है, have always been subjected to the highest ultraviolet intensities in the United States. यहाँ पे बोल रहा है कि कोलोराडो में हालांकि सबसे ज्यादा इंटेंसिटी है अल्ट्रावायलेट रेज की, लेकिन कोलोराडो हैज वन ऑफ द लोएस्ट स्किन कैंसर फैटेलिटी रेट्स ऑफ ऑल द स्टेट्स. सारी स्टेट से लोवेस्ट यहीं पे ही है. तो अगर ये बात सही होती है इसकी स्टेटमेंट, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट अल्ट्रावायलेट इंटेंसिटी है. तो इसने एक प्रूफ दे दिया अपनी स्टेटमेंट को, नॉट वाली स्टेटमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए. इन कॉन्ट्रास्ट इसके अगेंस्ट, क्योंकि कोलोराडो में जो कंडीशन है उसके अगेंस्ट जा रहा है अब न्यू इंग्लैंड में क्या है, व्हिच हैज मच लोअर अल्ट्रावायलेट इंटेंसिटीज, वहां पे बहुत कम है, हैज अ डेथ रेट फॉर स्किन कैंसर 25% हायर देन इट इज इन कोलोराडो. अब ये भी पॉइंट इसी के ही आर्गुमेंट को स्ट्रेंथन कर रही है कि अगेंस्ट कोलोराडो के बिल्कुल कंडीशन अपोजिट है न्यू इंग्लैंड की, जहां पे अल्ट्रावायलेट लाइट तो वायलेट इंटेंसिटीज तो बहुत कम है, लेकिन स्किन कैंसर 25% हायर देन कोलोराडो है. तो ये भी इसने अपने एक आर्गुमेंट जो नोट वाला आर्गुमेंट था अगेंस्ट, उसको स्ट्रेंथन कर दिया. इन एडिशन, ऑल्दो इक्वेटोरियल रीजन्स जहां पे ये तकरीबन साउथ अफ्रीकन काफी कंट्रीज आ जाती हैं, हैव हायर अल्ट्रावायलेट इंटेंसिटीज. वहां पे तो लाजमी इक्वेटर है, इक्वेटर डायरेक्टली अपवर्ड होता है, 90 डिग्री पे होता है सन से, तो वहां पे इंटेंसिटी लाजमी बात है बड़ी होगी, ज्यादा होगी. The lowest reported skin cancer death rates in the world came from Mauritius, जो हमारा इक्वेटर रीजन पे, एंड निकारागुआ, वो भी हमारा इक्वेटर पे. अगर ऐसा होता, ये स्टेटमेंट सही होती, तो इन दो कंट्रीज में कोई रह ही नहीं पाता, इतनी ज्यादा अल्ट्रावायलेट इंटेंसिटी होती है. तो इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है. ऑन द वन हैंड, अच्छा, ऑन द अदर हैंड, Ireland has the world's third highest rate. Ireland पे world's third highest rate है किस चीज का, कहाँ गया, हाँ, कैंसर डेथ रेट्स. ठीक है, तो लेकिन आयरलैंड एक
कोल्ड कंट्री आपको पता है वो नॉर्थ में आता है, तो वहां पे तो इंटेंसिटी है ही नहीं, तो फिर ये क्यों हो रहा है? इसीलिए ये भी उसी अपने स्टेटमेंट को प्रूव कर रहा है। एविडेंस इज strong that ultraviolet intensity is not the principal factor in determining the skin cancer death rates। अब यहाँ पे इसने ये बोल दिया कि अपनी स्टेटमेंट को रीस्टेट किया है कि ये जो सारे एविडेंसेस हैं ये क्लियरली डिपिक्ट करते हैं ये पिक्चर के स्किन कैंसर का कोई भी ताल्लुक अल्ट्रावायलेट इंटेंसिटी से नहीं है। अब ये यहाँ पे बताएगा कि उसका रीजन है क्या। जेनेटिक फैक्टर्स, स्किन पिगमेंटेशन, बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स, मेडिकल फैसिलिटीज, broad straw heads and sunscreen lotions all have some influence on skin cancer fatalities। अच्छा, अब ये यहाँ पे पैराग्राफ लिखा हुआ है, नॉर्मली जो पैराग्राफ होता है, इसीलिए इसने अपना ये स्टेटमेंट लास्ट में इसने कंक्लूड नहीं किया, लेकिन आप बीइंग ऑन सेफ साइड आपको कंक्लूड करना है, सेम बात रीस्टेट करनी है थस करके, थस स्किन कैंसर का कोई ताल्लुक नहीं है अल्ट्रावायलेट इंटेंसिटी के साथ। ठीक है, आई गेस आपका आर्गुमेंटेटिव क्लियर होगा। अच्छा जी, सेकंड टाइप ऑफ द पैराग्राफ है क्लासिफिकेशन पैराग्राफ। ठीक है, क्लासिफिकेशन पैराग्राफ में हम जो ना ऑर्गेनाइज करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को या फिर आइटम्स को या फिर आइडियाज को, जिस चीज के बारे में हम पैराग्राफ लिख रहे होते हैं। दिस पैराग्राफ स्ट्रक्चर कैन बी यूज्ड टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन, आइटम्स और आइडियाज इनटू कैटेगरीज। अब हम उसकी कैटेगरीज को डिवाइड करेंगे। अगर 2 कैटेगरीज हैं तो दोनों के बारे में हम उसको बताएंगे, अगर 4 कैटेगरीज है तो चारों के बारे में हम उसको बताएंगे अपने बॉडी ऑफ द पैराग्राफ में। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन विल डिपेंड ऑन योर पर्पस एंड सब्जेक्ट एरिया। हमारा पर्पस क्या है? इधर वी आर क्लासिफाइंग आइटम टू इंट्रोड्यूस देम। अगर हम जस्ट उसका इंट्रोडक्शन देना है तो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देंगे। अगर हमें किसी एक साइड को प्रेफर करना है तो उसके बारे में ज्यादा बताएंगे, लेकिन टच सब सारे आइटम्स का, सारे कैटेगरीज का देंगे हम उसको। अच्छा, इस तरीके का जो पैराग्राफ होता है उसके टॉपिक सेंटेंस में हम इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आइटम्स को जो हम क्लासिफाई कर रहे होते हैं, या फिर उसकी कैटेगरीज को टॉपिक सेंटेंस में ही बता देते हैं। अगर सपोज हम क्लासिफिकेशन पैराग्राफ लिख रहे हैं रिलीजन्स पर, तो हम इंट्रोडक्शन सेंटेंस में ही बता देंगे उसको, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस में ही बता देंगे कि इतने टाइप के रिलीजन्स वर्ल्ड में हैं। सपोज अगर हम स्कूल्स के टाइप्स पे लिख रहे हैं तो स्कूल के सारे टाइप्स यहाँ पे हमें मेंशन करने हैं, ताकि क्लासिफिकेशन उसको पता चले कि ये एक इन चीजों के बारे में बॉडी में लिखेगा, पैराग्राफ की बॉडी में। तो और सपोर्टिंग सेंटेंसेस जो पैराग्राफ की बॉडी में आते हैं, उसमें हम फर्दर इंफॉर्मेशन देंगे उन आइटम्स की जो हमने क्लासिफाई कर दिए हैं अपने टॉपिक सेंटेंस में। सपोज अगर इस्लाम रिलीजन पे लिखना था तो इस्लाम को भी करेंगे, फिर क्रिश्चियनिटी को भी हम एक्सप्लेन करेंगे, फिर जुडाइज्म को भी करेंगे, फिर हिंदुइज्म को भी करेंगे। इस तरीके से हम सारे आइटम्स के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक है, और उसके बाद कंक्लूजन आता है, कंक्लूडिंग सेंटेंस हम जो अपने जिससे हम अपना पैराग्राफ एंड करते हैं, उसमें क्या करेंगे हम, जिस आइटम्स को हमने क्लासिफाई किया है उसको बस हमने रीस्टेट करना है। जैसे कंक्लूडिंग सेंटेंस, वैसे ही टॉपिक सेंटेंस का एक रिफ्रेश करके हम बाद में फिर से लिखते हैं। तो इसी तरीके से हमने फिर से रीडर को बताना होता है कि यहाँ पे हमारा टॉपिक सेंटेंस बाउंस बैक होके मैंने एंड कर दिया अपना पैराग्राफ। अच्छा, क्लासिफिकेशन पैराग्राफ में जो ट्रांजिशनल वर्ड्स या फ्रेजेस यूज होती हैं वो ये होती हैं नॉर्मली, कैन बी डिवाइडेड, कैन बी क्लासिफाइड, कैन बी कैटेगराइज्ड, द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सपोज अगर टॉपिक सेंटेंस आपने दिया है कि रिलीजन्स इन द वर्ल्ड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज, फिर आपने कॉलम देके चारों कैटेगरीज लिख दी। ठीक है, फिर अंदर बॉडी में आपने फर्स्ट मेंशन की थी उसको डिफाइन करेंगे, जो सेकंड आपने एनलिस्ट की है वो डिफाइन करेंगे, थर्ड करके आप एक एक की इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, इसकी जो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो एग्जांपल्स, मतलब इस तरीके के अगर क्वेश्चंस आ जाएं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको क्लासिफिकेशन पैराग्राफ लिखना है। नॉर्मली तो आपको क्लासिफाइड वर्ड या क्लासिफिकेशन वाला वर्ड आपको मिल जाता है क्वेश्चन में ही, अगर ना भी मिले तो एक अंदाजा हो जाता है, लेकिन नॉर्मली मिलता है। जैसे इन तीनों एग्जांपल में क्लासिफिकेशन वर्ड आपको मिलेगा। हाउ आर फॉल्ट्स क्लासिफाइड, अब यहाँ पे फॉल्ट्स को क्लासिफिकेशन बतानी है, कितने टाइप्स के फॉल्ट्स हैं, और उस फॉल्ट को थोड़ा बहुत आपने बॉडी में एलाबोरेट करना है, तो आपका ये पैराग्राफ हो जाएगा। Describe the chemical classification of hormones, giving 2 examples of each। अब देखिए यहाँ पे इसने क्लियरली बता दिया है कि क्लासिफिकेशन करनी है आपको इसकी, हार्मोन्स के कितने टाइप्स हैं, फिर एक एक टाइप के आपको 2 एग्जांपल्स देने हैं बॉडी में। एग्जैक्टली पूरा पैराग्राफ आपका बन जाएगा।
हाउ कैन द मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान बी क्लासिफाइड? अब पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? यू नो मुस्लिम्स आर डिवाइडेड इनटू सेक्ट्स, तो सारे सेक्ट्स के बारे में आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि शियाइट्स भी हैं, इवन सुन्नीज भी हैं, फिर उनके फर्दर क्लासिफिकेशन भी कर सकते हो आप, ये सुन्नीज के इतने ग्रुप्स हैं, फिर शियाइट्स के इतने ग्रुप्स हैं। वो डिपेंड करता है आप कितना लंबा पैराग्राफ लिखना चाहते हो, लेकिन नॉर्मली सीएसएस में इतना लंबा पैराग्राफ नहीं लिखा जाता। अब इसके एग्जांपल्स में आ जाते हैं। एग्जांपल में मैंने स्कूल्स को क्लासिफाई किया हुआ है। डिफरेंट स्टूडेंट्स अटेंड वेरियस टाइप्स ऑफ स्कूल्स, यहाँ पे मैंने उसको बता दिया कि मैं टाइप्स ऑफ स्कूल्स बयान करने वाला हूँ। However, they can usually be classified, उनको हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? एज either पब्लिक, या तो वो पब्लिक होते हैं, प्राइवेट रिलीजियस होते हैं, प्राइवेट नॉन रिलीजियस होते हैं, और अल्टरनेटिव। इसने यहाँ पे 4 कैटेगरीज को मेंशन किया है। अब यहाँ पे एक बात आप नोट करेंगे कि जो चीज इसने पहले एनलिस्ट की है उसको पहले डिफाइन करेगा, इसीलिए इसको ट्रांजिशन वर्ड्स की जरूरत नहीं पड़ी इतनी, इसीलिए ये वन बाय वन मूव ऑन करता जाएगा। पहले जैसे पब्लिक स्कूल को डिफाइन करेगा, पब्लिक स्कूल्स आर फंडेड बाय द स्टेट एंड द मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स अटेंड देम। अब ये यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड कैसे स्टडी है, इसीलिए यहाँ पे आपको यूएस के एग्जांपल्स मिलेंगे। तो यूनाइटेड स्टेट्स में जो पब्लिक स्कूल्स हैं वो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वहीं जाते हैं, ठीक है। प्राइवेट रिलीजियस स्कूल्स, अब सेकंड जो उसने एनालिस्ट किया था, प्राइवेट रिलीजियस स्कूल्स आर बेस्ड अराउंड अ पर्टिकुलर फेथ, वो किसी ना किसी फेथ के हिसाब से होते हैं। अगर वो इस्लामिक स्टडीज का है तो इस्लामियत पढ़ाएंगे उनको, अगर क्रिश्चियन का है तो क्रिश्चियनिटी पढ़ाएंगे उनको, जुडाइज्म का है तो जुडाइज्म पढ़ाएंगे इस हिसाब से, सच एज कैथोलिसिज्म, जुडाइज्म एंड सो फोर्थ। 2 एग्जांपल्स यहाँ पे दे दिए उसने। The religion is a part of the everyday lives of the students and they also learn about the faiths. अब यहाँ पे उनका मतलब जो रूटीन है वो डिस्क्राइब कर रहा है जो रिलीजियस स्कूल्स होते हैं उनके हिसाब से, ठीक है। तो वहाँ पे उनको रिलीजन के हिसाब से पूरा डे स्पेंड करना होता है। मतलब अगर इस्लामिक सेंटर है तो फिर वहाँ पे उनको 5 टाइम्स अ डे नमाज भी पढ़नी होती है। इवन ड्यूरिंग क्लासेस भी उनको ऑफ दिया जाता है कि आप नमाज पढ़ें, लाजमी कंपलसरी होती है। और उनको फेथ के हिसाब से, रिलीजन्स के हिसाब से भी पढ़ाया जाता है कि कंपैरेटिव रिलीजन स्टडीज जो होती हैं वो भी पढ़ाई जाती हैं। बाकी अगर प्राइवेट स्कूल्स हैं तो वो उनकी मर्जी होती है कि पढ़ाएं या ना पढ़ाएं। ऑल टाइप्स ऑफ प्राइवेट स्कूल्स डू नॉट रिसीव स्टेट फंडिंग। अब यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स के बारे में बता रहा है तो उनको स्टेट फंडिंग नहीं होती है, इसीलिए हम उनको प्राइवेट कहते हैं। देयरफॉर प्राइवेट नॉन रिलीजियस स्कूल्स आर सिंपली जस्ट दैट स्कूल्स which do not receive state funding and have the ability to make their own rules. अब लाजमी बात है, अगर स्टेट फंड नहीं कर रही है तो उस स्टेट के रूल्स भी वो फॉलो नहीं करते हैं। वो नॉर्मली अपने रूल्स बनाते हैं, अपने हिसाब से फीस लेते हैं, अपने हिसाब से करिकुलम सेट करते हैं। तो वही चीज यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है। अल्टरनेटिव स्कूल्स, लास्ट टाइप जो इसने एनलिस्ट किया था। अल्टरनेटिव स्कूल्स कैन बी मेड अप ऑफ अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज। उसमें मतलब ये अल्टरनेटिव स्कूल में काफी कैटेगरीज को एक साथ बयान कर रहा है, सच एज मॉन्टेसरी प्रोग्राम्स और टेक्निकल स्कूल्स। टेक्निकल स्कूल्स तो यहाँ पर भी हैं। तो जो ये टाइप की कैटेगरीज हैं वो इसने अल्टरनेटिव स्कूल्स में बयान कर दी। तो ये इसके 4 कैटेगरीज की एलेबोरेशन भी हो गई और इसका एक अच्छा खासा पैराग्राफ भी बन गया। अब यहाँ से ये अपने टॉपिक सेंटेंस को बाउंस बैक करेगा। मोस्ट स्टूडेंट्स who attend class in an actual school building go to one of these types of institutions. वो इन जो जितने भी इसने मेंशन किए हैं ना, इनमें से किसी एक जो बिल्डिंग है या इंस्टीट्यूशन है उसमें जाते हैं नॉर्मली, क्योंकि एक्चुअल बिल्डिंग स्कूल बिल्डिंग है, क्योंकि वर्चुअल का इसने बात ही नहीं की कि वर्चुअल या फिर ऑनलाइन लर्निंग का, तो इसीलिए इसने एक्चुअल बिल्डिंग का यहाँ पे मेंशन कर दिया। एक किस्म से एक अच्छा एक्सप्रेशन यूज कर दिया सेम अपनी बात को बाउंस बैक करने के लिए, ठीक है। आगे आपको क्लासिफिकेशन पैराग्राफ क्लियर होगा। हम आगे चलते हैं। कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट पैराग्राफ, ठीक है। कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट पैराग्राफ नॉर्मली आप सीएसएस में भी लिखते हो। कोई एक पैराग्राफ आपका हो जाए तो अच्छी बात होती है, क्योंकि आपकी वैरायटी शो होती है। अच्छा, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट पैराग्राफ 2 टाइप से हम लिख सकते हैं, और दोनों टाइप के मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, उन पर आगे बात होगी। अभी सिर्फ समझें कि कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट पैराग्राफ होता क्या है। Use this paragraph structure if you need to examine similarities and differences. अच्छा, अगर आपको similarities या differences के हिसाब से बात करनी है तो इस टाइप का पैराग्राफ स्ट्रक्चर यूज करेंगे आप। This paragraph structure is useful for literature reviews and reports. नॉर्मली तो हम इसको literature reviews, अब लाजमी बात है, सपोज लिटरेचर रिव्यू एक
उसके हिसाब से ही सिमिलरिटीज में ही आप एक दूसरा रिव्यू लिख रहे हो, लिटरेचर रिव्यू लिख रहे हो, तो फिर लाजमी बात है उसकी सिमिलरिटीज को ही मैच करके उस हिसाब से अपना लिखोगे। अगर अगेंस्ट लिख रहे हो तो आप कॉन्ट्रास्ट में चले जाओगे। ठीक है, इस जो स्ट्रक्चर है उसमें टॉपिक सेंटेंस में आप स्ट्रेट अवे इंट्रोड्यूस करेंगे द आइटम्स टू बी कंपेयर्ड। दो कौन से आइटम्स हैं जिनको आप कंपेयर या कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं। मतलब कंपेयर तब करेंगे जब सिमिलरिटीज पे बात करेंगे, या फिर आप कॉन्ट्रास्टेड करेंगे, या तो उसकी डिफरेंसेस बताएंगे। नोटिंग सिमिलरिटीज, सिमिलरिटी और डिफरेंसेस। ठीक है, आप दो आइटम्स जो भी जिनको भी आप कंपेयर या कॉन्ट्रास्ट कर रहे हो उन दोनों को स्ट्रेट अवे टॉपिक सेंटेंस में ही बता दोगे। सपोज आप प्राइवेट एंड पब्लिक स्कूल्स को कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट कर रहे हो तो डायरेक्टली यहाँ पे बता दोगे कि यू आर गोइंग टू कंपेयर प्राइवेट एंड पब्लिक स्कूल्स। तो ठीक है, उसमें फिर आप सिमिलरिटीज पे बात कर सकते हो, कॉन्ट्रास्ट में आप डिफरेंसेस पे बात कर सकते हो। वो एज पर योर चॉइस है कि आप कौन सी साइड लेते हो। सपोर्टिंग सेंटेंसेस जो बॉडी में आएंगे उसमें आप आइडेंटिफाई करेंगे या डिस्क्राइब करेंगे, डिस्कस करेंगे कोई भी सिमिलरिटीज या फिर डिफरेंसेस। एक साइड को आपने चूज करना है, या तो सिमिलरिटीज या तो डिफरेंसेस। ठीक है, अगर सिमिलरिटीज पे बात कर रहे हो तो सारी सिमिलरिटीज दोनों आइटम्स की बताएंगे आप पूरे पैराग्राफ में बॉडी में कि ये भी सिमिलर है, ये भी सिमिलर है, ये भी सिमिलर है। अगर डिफरेंसेस बता रहे हो तो दोनों के आप डिफरेंसेस बताओगे। ठीक है, अब टाइप्स भी हैं, दोनों को आप सिमिलरिटीज या डिफरेंसेस लिखने का एक तरीका भी है, वो आगे चल के आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। कंक्लूजन में लाजमी बात है आप समराइज करोगे जो भी सिमिलरिटीज या डिफरेंसेस आपने पूरे के पूरे पैराग्राफ में की बॉडी में जो डिस्कस किए हैं उनको कंक्लूजन सेंटेंस में आप समराइज करोगे इन अ सिंगल सेंटेंस। इसमें जो ट्रांजिशनल वर्ड्स यूज होते हैं या फ्रेजेस यूज होती हैं, सपोज फॉर कंपैरिजन, मतलब जब आप सिमिलरिटीज बता रहे हो तो सिमिलर टू, सिमिलैरिटी, इन द सेम वे, लाइक, इक्वली, अगेन, आल्सो टू, इस तरीके के ट्रांजिशनल वर्ड्स यूज करते हो जब आप कंपैरिजन, सिमिलरिटीज को, दो चीजों की सिमिलरिटीज के हिसाब से बात कर रहे हो। तो अगर आप दो चीजों को की डिफरेंसेस की बात कर रहे हो तो आप कॉन्ट्रास्ट, इन कॉन्ट्रास्ट, ऑन द अदर हैंड या ऑन द वन हैंड लिख के फिर उसको सेकंड सेंटेंस या थर्ड सेंटेंस में ऑन द अदर हैंड भी कर सकते हो, क्योंकि ऑन द अदर हैंड इज यूज्ड विद ऑन द वन हैंड, तो दोनों को कलेक्टिवली यूज करें तो बेहतर है। डिफरेंट फ्रॉम ये भी यूज कर सकते हो आप, वेयर इज, व्हाइल, अनलाइक, बट, ऑल्दो, हाउएवर, कन्वर्सली, कॉन्ट्रास्टली, येट एंड अनलाइक, ये सारे आप यूज कर सकते हो अपने उस पैराग्राफ के अंदर फॉर ट्रांजिशन। अच्छा, अगर इस तरीके के सवालात आ जाएं आपके पास तो आप समझ जाइए कि आपको कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट का स्ट्रक्चर यूज करके पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, कंपेयर कभी तो आपको एग्जैक्टली सवाल में ही मिल जाएगा, एज इट इज वर्ड मिल जाएगा कि कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करें। द ग्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच डिटरमाइन क्वालिटी इन व्हीट एंड बाले। अब ग्रेन का जो मतलब व्हीट का ग्रेन है या बाले का ग्रेन है, इनमें डिटरमाइन करें आप क्वालिटी का, कैरेक्टरिस्टिक्स डिटरमाइन करने के, मतलब किस हिसाब से वो सेम है, किस हिसाब से वो डिफरेंट है। ठीक है, सेकंड है व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्टिंग्विश प्लांट्स फ्रॉम एनिमल्स। अब प्लांट्स एंड एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने डिस्टिंग्विश करना है। अब यहाँ पे भी क्लियर है कि आपको यहाँ तो सिमिलरिटीज बतानी है, यहाँ तो आपने डिफरेंसेस बताने हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलोपैथी एंड होम्योपैथी। अब यहाँ पे आपने एलोपैथी एंड होम्योपैथी के डिफरेंसेस बताने हैं। एग्जैक्टली इसने तो आपको क्लेरिफाई कर दिया कि सिमिलरिटीज नहीं, आपने यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट का पैराग्राफ लिखना है। अब यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस करनी है कि हमेशा आपको क्वेश्चन में ये नहीं बताया जाएगा कि आपको कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट का स्ट्रक्चर यूज करके पैराग्राफ लिखना है। कभी कभी आपको ये गेस करना पड़ेगा कि यहाँ पे ये सूट करता है अगर स्ट्रक्चर तो ये यूज करें, अगर ये सूट नहीं करता तो ये यूज ना करें, वो आपकी चॉइस होती है। अच्छा, अब इसके दो टाइप्स हैं, एक टाइप वन, इसमें क्या करते हैं हम टाइप वन में कि दो चीजें आप, जैसे कि दो चीजों को आपने एनलिस्ट करना होता है, यहाँ पे उनकी सिमिलरिटीज या डिफरेंसेस बताने होते हैं। तो आप क्या करते हो, पहले जो टाइप वन है उसमें क्या करेंगे, एक सेंटेंस एक साइड का दे देंगे, फिर इन कॉन्ट्रास्ट में दूसरी साइड का सेंटेंस, फिर एक साइड का सेंटेंस, फिर दूसरी साइड का सेंटेंस, फिर एक साइड का सेंटेंस, फिर दूसरी साइड का सेंटेंस। ठीक है, मतलब बारी बारी चलोगे, उसके बारे में भी बताओगे, उसके बारे में भी, उसके बारे में भी, उसके बारे में भी, मतलब फ्लो में चलोगे। एक उसका सेंटेंस, फिर एक उसका सेंटेंस साइड का, फिर एक उसका सेंटेंस, फिर उसका सेंटेंस। ठीक है, ये थोड़ा मुश्किल होता है मेंटेन करना, लेकिन ये खूबसूरती होती है आपकी राइटिंग का। अगर ये अच्छे से आप कर लेते हो तो इसकी स्कोरिंग ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू सेकंड टाइप का। ठीक है, क्योंकि सेकंड टाइप जो है उसमें आप क्या करते हो, पहले एक साइड को पूरा डिफाइन कर लेते हो कि अगर ये आइटम है तो उसको ये है। अगर सपोज प्राइवेट स्कूल के बारे में बता रहे हो तो पूरा प्राइवेट स्कूल्स के बारे में पहले एलाबोरेट कर दिया,
फिर एक जगह बस इन कॉन्ट्रास्ट या ऑन द अदर हैंड, अगर वन हैंड ऊपर लिखा है तो ऑन द अदर हैंड करके पूरा सेकंड साइड डिफाइन करते हो। ये मेंटेन करना काफी इजी है एज कंपेयर टू टाइप 1, बट आपको दोनों की प्रैक्टिस करनी है। अगर हो जाए तो ज्यादा बेहतर है कि टाइप 1 पे फोकस करें, वो थोड़ा मुश्किल है लेकिन वो खूबसूरती होगी आपकी राइटिंग की। ठीक है, पहले टाइप पे आ जाते हैं। देयर आर सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच डिस्टिंग्विश प्लांट्स फ्रॉम एनिमल्स। अब यहाँ पे इसने टॉपिक सेंटेंस में क्लियरली बता दिया कि ये डिस्टिंग्विश करेगा कैरेक्टरिस्टिक किस चीज, दो चीजें कौन सी हैं, एक प्लांट्स और दूसरा कौन सा है, एनिमल्स। ठीक है, अब हमको ये तो एग्जैक्टली यहाँ पे पता चल गया कि ये प्लांट्स एंड एनिमल्स को, जैसे मैंने वहां पे भी आपको बताया था कि टॉपिक सेंटेंस में आपने एग्जैक्टली बताना है कि वो कौन सी दो चीजें हैं जिसकी आपने सिमिलरिटीज या डिफरेंसेस, मतलब कॉन्ट्रास्ट व्यू या फिर कंपेयर वाला व्यू आपने देना है। ठीक है, सेकंड सेंटेंस आ जाएगा जो आपने पहले डिफाइन किए। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स, जैसे इसने पहले प्लांट्स को बताया कि प्लांट्स आर एबल टू मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड फ्रॉम सब्सटेंसेस इन द एनवायरनमेंट। अब ये ग्रीन प्लांट्स की एक क्वालिटी बता रहा है, ठीक है, कि वो अपना खादा मतलब खुराक खुद बनाते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। अब इसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब यहाँ तक इसने प्लांट्स के हिसाब से बात की, अब ये शिफ्ट मारेगा, सेकंड साइड आ जाएगा एनिमल्स पर। इन कॉन्ट्रास्ट एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन, मैन मतलब ह्यूमंस सारे हम आ गए, गेट देयर फूड ईदर डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स व्हिच हैव ईटन प्लांट्स। अब यहाँ तो वो प्लांट्स से लेते हैं फूड जो आप वो बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए, ठीक है, या तो फिर वो एनिमल्स को खाते हैं। ठीक है, एनिमल्स को खाते हैं मतलब ह्यूमंस। ठीक है, अब ये यहाँ पे सेकंड सेंटेंस इसने एनिमल्स का दे दिया, एक साइड को प्रेजेंट करके सेकंड साइड को प्रेजेंट किया। फिर ये शिफ्ट मारेगा फर्स्ट साइड पे, क्योंकि टाइप 1 है, बारी बारी बात करेगा। तो यहाँ पे अब सेकंड साइड आ गया। ऑन द वन हैंड प्लांट्स आर जनरली स्टेशनरी, प्लांट्स खड़े होते हैं, वो मूवमेंट नहीं करते, तो प्लांट्स की बात कर दी पहले। फिर ये शिफ्ट मारेगा सेकंड साइड। एनिमल्स ऑन द अदर हैंड कैन यूजुअली मूव अबाउट, वो मतलब मूवमेंट करते हैं। ठीक है, इन एक्सटर्नल अपीयरेंस, अब यहाँ पे फिर प्लांट्स पे आ गया, आर यूजुअली ग्रीन, ग्रीन में होते हैं वो। दे ग्रो इन अ ब्रांचिंग फैशन एट देयर एक्सट्रीमिटीज एंड देयर ग्रोथ कंटिन्यूज थ्रू आउट देयर लाइव्स। अब ये पूरा एक सेंटेंस या दो सेंटेंस ले लें, एक साइड को उसने पेश कर दिया। फिर यहाँ पे एनिमल्स पे आ गया, हाउएवर आर वेरी डाइवर्स इन देयर एक्सटर्नल अपीयरेंस, वो मुख्तलिफ हैं एज कंपेयर टू प्लांट्स। देयर ग्रोथ पैटर्न इज नॉट लिमिटेड टू देयर एक्सट्रीमिटीज, वो अपनी एक्सट्रीमिटीज मतलब थ्रू आउट द लाइफ वो ग्रो नहीं करते, एक टाइम पीरियड होता है तब तक वो ग्रो करते हैं, फिर उनकी ग्रोथ रुक जाती है। जैसे अगर ह्यूमंस देखा जाए तो वो उनकी हाइट का एक टाइम पीरियड होता है, तब तक हाइट बढ़ती है, उसके बाद नहीं बढ़ती। इट इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ओनली अकर्स इन अ डेफिनेट टाइम पीरियड। ठीक है, ये बात हो गई। अब यहाँ पे वो कंक्लूड कर रहा है अपने सारी चीज जो इसने इसमें डिफाइन की है। Therefore, the differences between plants and animals are quite significant. इसने differences बताएं तो इसने conclude कर दिया कि the differences between plants and animals, ये restate कर दिया कि किसके बारे में उसने differences बताएं, are quite significant. अब ये टाइप 1 था, इसको मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ज्यादा यूज होता है ट्रांजिशन जो वर्ड्स होते हैं, ताकि एक फ्लो बना रहे पैराग्राफ में। लेकिन इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा आप, क्योंकि ये एक खूबसूरती होती है राइटिंग की। अच्छा, अब हम टाइप 2 पे आ जाते हैं। टाइप 2 में एलोपैथी एंड होम्योपैथी आर क्वाइट डिफरेंट। अब यहाँ पे एलोपैथी एंड होम्योपैथी का डिफरेंस बताएगा। ठीक है, एलोपैथी इज द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज ऑफ वन काइंड बाय एक्साइटिंग अ डिजीज ऑफ अनदर काइंड और इन अनदर पार्ट। ठीक है, ये एक तरीका है कि एक डिजीज को खत्म करने के लिए दूसरी डिजीज को हम एक्साइट करते हैं, उसको ट्रिगर करते हैं, ताकि वो डिजीज जाके जो हमारी ट्रीटमेंट होने का एक तरीका होता है कि दूसरी डिजीज को खत्म करती है, जैसे जहर को मारता है, उस तरीके का है। तो एलोपैथी को इसने पहले डिफाइन किया। अब सेकंड सेंटेंस भी इसका एलोपैथी पे ही होगा, यहाँ पे शिफ्ट नहीं मारेगा। It is sometimes incorrectly used as a name for orthodox medicine or western medicine. इसको हम incorrectly ऐसे भी कहते हैं कि orthodox medicine है या फिर western medicine भी इसको कहा जाता है। अब यहाँ तक इसका पूरा एलोपैथी कंप्लीट हो गया। अगर एलोपैथी पे ज्यादा बात करनी होती तो यहीं पे ही करता। ठीक है, जितनी इसको एलोपैथी पे के हिसाब से बात करनी थी वो यहाँ तक आ गई। अब इसने एक बार ही शिफ्ट मारना है और दूसरी साइड आ जाना है, फिर पूरा का पूरा जितना भी पैराग्राफ होगा वो उसी पे होगा। Homeopathy, in contrast, is a system of medicine based on the treatment of a given disease by administering small quantities of a drug
which produces the symptoms of that disease in a healthy person. अब ये एक न्यू जो एडवांस तरीका है जो हम मेडिसिन लेते हैं उसको डिफाइन कर रहा है कि होम्योपैथी ये है, ठीक है, जो अभी ज्यादा यूज होती है कि हम स्मॉल क्वांटिटीज में ड्रग्स लेते हैं, फिर वो सिम्टम्स पैदा करती है उसी डिजीज का इन हेल्दी पर्सन, ठीक है, तो वो एंटीबॉडीज जनरेट होते हैं, फिर वो खुद ही उस जो मेडिसिन जो डिजीज होती है उससे वो ड्रग जाके उसको खत्म करती है। द ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस, अब ये सेम किसकी बात चल रही है, होम्योपैथी की चल रही है। इलनेस देन वुड बी मार्kedly dissimilar because the underlying beliefs are strongly differentiated, ठीक है। अब ये पूरा उसकी ट्रीटमेंट को डिफाइन कर रहा है, लेकिन ये किसके हिसाब से, होम्योपैथी के हिसाब से। एलोपैथी की बात पहले हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे वो कंक्लूड करेगा दिस इज हाउ बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। यहाँ पे ये बोथ किसको रेफर कर रहा है कि एलोपैथी एंड होम्योपैथी। बार बार लिखने से बेहतर था कि उसने बोथ दे दिया। अब यहाँ पे उसने अपना एक टॉपिक सेंटेंस कंक्लूडिंग सेंटेंस दे दिया जो रेफर बैक कर रहा है एक टॉपिक सेंटेंस को। अगर देखें तो कोई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, टॉपिक सेंटेंस एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस में। अब इसने यहाँ पे ये था कि पहले उसने पूरा का पूरा एक साइड का व्यू दिया, फिर इन कॉन्ट्रास्ट करके दूसरी साइड का व्यू दिया। ये टाइप 2 था। टाइप 1 में हम एक सेंटेंस या दो सेंटेंस के बाद हम शिफ्ट मार रहे थे दूसरी साइड, फिर वापस आ रहे थे फर्स्ट साइड, फिर वापस जा रहे थे सेकंड साइड। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये खूबसूरती होती है टाइप 1 आपकी राइटिंग की। तो ज्यादा बेहतर है कि आप दोनों की प्रैक्टिस करें और दोनों पर पैराग्राफ्स लिखें। अब आ जाते हैं, आई गेस ये कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट क्लियर होगा। अब आ जाते हैं हम डेफिनेशन पैराग्राफ पर, ठीक है। डेफिनेशन, जैसे डेफिनेशन पैराग्राफ नेम से ही क्लियर है कि हम इसमें डिफाइन करते हैं किसी टर्मिनोलॉजीज को। अगर आप देखें, अगर गौर करें तो ऐसे में जब एक न्यू टर्मिनोलॉजीज या अनकॉमन टर्मिनोलॉजीज आ जाती हैं तो हम उनकी डेफिनेशन लिखते हैं। सपोज अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो उसके हिसाब से कोई ऐसे लिख रहे हैं आप, तो आपने सेकेंड पैराग्राफ में डिफाइनिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर टॉपिक दें तो अच्छा होता है। तो उसमें जो डेफिनेशन पैराग्राफ लिखेंगे वो एक डेफिनेशन पैराग्राफ होता है। ये नॉर्मली सेकंड पैराग्राफ होता है आपके एसे का, ठीक है। यहाँ पर अगर ऐसे करंट अफेयर या पाकिस्तान अफेयर्स की जब टर्मिनोलॉजीज की डेफिनेशंस लिखते हैं आप, तो तब भी आप डेफिनेशन पैराग्राफ लिख सकते हो उसमें अंदर भी, ठीक है। तो यूज दिस पैराग्राफ स्ट्रक्चर व्हेन यू नीड टू डिफाइन अ कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट को डिफाइन करना है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कॉन्सेप्ट है, उसको डिफाइन करना है तो आपने डेफिनेशन पैराग्राफ का स्ट्रक्चर यूज करना है। एंड डेमोन्स्ट्रेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ इट रिलेट्स टू द पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट और डिसिप्लिन। अगर सपोज वो एग्जैक्टली ये सवाल तो नहीं देता कि डिफाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई और, जैसे ये हो गया हाउ एआई इज ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड, ठीक है। अब एआई यहाँ पे आपने पहले डेफिनेशन देनी है एआई की, एआई है क्या, फिर पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड, उसको आपने उससे रिलेट भी करना है अपने उसी पैराग्राफ में कि एआई ये चीज है और इसको जो टॉपिक दिया गया है मुझे उससे इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं हम, या आप किस तरीके से रिलेट कर रहे हो। अब जब भी डेफिनेशन पैराग्राफ लिखेंगे उसका टॉपिक सेंटेंस पे आप सिंपल डेफिनेशन देंगे किस कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट की, फिर मजीद आपको सपोर्टिंग सेंटेंस में उसको एलाबोरेट करेंगे, लेकिन सिंपल डेफिनेशन आपको स्टार्ट में ही देनी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज फ्ला, ठीक है। फिर सपोर्टिंग सेंटेंसेस में जो बॉडी होती है पैराग्राफ, उसमें आप उसके हिसाब से फर्दर इंफॉर्मेशन देंगे या डिस्क्रिप्शन देंगे, एक्सप्लेन करेंगे, एग्जांपल्स देंगे, ठीक है। और लिंक लाजमी करना है किस कॉन्सेप्ट से, जिस कॉन्सेप्ट के हिसाब से पर्टिकुलर आप बात कर रहे हो। अगर एआई इज ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड, वो आप यहाँ पे आपने देना है कि एआई इज ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड और वो कैसे कर रही है, थोड़ा बहुत लिंक देना है आपको, ठीक है। फिर कंक्लूजन में यहाँ जो डेफिनेशन पैराग्राफ होता है उसमें जरूरी नहीं होता कि आप कंक्लूडिंग सेंटेंस दें, क्योंकि डेफिनेशन तो यहाँ तक ही कंप्लीट हो जाती है और एलेबोरेशन भी हो गई, ठीक है, तो उसको बाउंस बैक करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन आपने एक और काम करना होता है जो थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन विद प्रैक्टिस आपकी राइटिंग में आ जाएगा, कि आप ट्रांजिशन देते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, उसको एक किस्म का बता देते हैं रीडर को कि इसके बाद जो पैराग्राफ आएगा, सपोज अगर ये डेफिनेशन पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ है ऐसे का, तो थर्ड जो पैराग्राफ आएगा वो किस चीज का होगा, उसको वो आप एक रिफ्लेक्शन दे देते हैं उस चीज का। तो ये थोड़ा करना मुश्किल होता है, लेकिन विद प्रैक्टिस आ जाएगा आपको इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें डेफिनेशन पैराग्राफ में जो ट्रांजिशनल वर्ड्स यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस, क्योंकि हम एग्जांपल्स ज्यादा देते हैं इसमें, एन इलस्ट्रेशन ऑफ दिस, अनदर एग्जांपल, फर्स्टली द फर्स्ट स्टेप, सेकंडली द सेकंड स्टेप, फाइनली द फाइनल स्टेप, इस तरीके से आप उसको मतलब रिलेट कर देते हो अपने आर्गुमेंट्स को, ठीक है। अगर इसके जब आपको इस तरीके का सवाल आ जाए जो यहाँ पे एनालिस्ट किए गए हैं, तो आप समझ जाएं आपको डेफिनेशन पैराग्राफ लिखना है।
व्हाट इज द वेंचर कैपिटल। अब वेंचर कैपिटल को आपने एलेबोरेट करना है, उसको डेफिनेशन देके, सिंपल डेफिनेशन देके फिर आपने उसकी मजीद एक्सप्लेनेशन देनी है, उसके एग्जांपल्स देने हैं, तो वेंचर कैपिटल, ताकि वो रीडर को क्लियर हो जाए कि वेंचर कैपिटल है क्या। डिफाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर एग्जैक्टली ये अगर आ जाए तो आपने डेफिनेशन ही देनी है, लाजमी बात है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर सेकंड आपने क्या करना है कि उसको लिंक करना है आपके मेन टॉपिक से या ऐसे के टॉपिक से। व्हाट आर लॉन्गिट्यूडिनल ट्यून्स, अब यहाँ पे भी लाजमी बात है कि आप पहले डेफिनेशन देंगे, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन देंगे अपने पूरे पैराग्राफ में कि ये है क्या चीज। व्हाट इज मीन बाय प्रोटीन क्वालिटी, प्रोटीन क्वालिटी क्या होती है वो भी आप, लाजमी बात है, शायद जो आगे वाला एग्जाम्पल है वो भी अब मैंने इसी पे डाला है, तो वो आपने उसके बारे में एक्सप्लेन करना है पूरे के पूरे पैराग्राफ में। व्हाट इज कॉलेरा, एक डिजीज है, उसके हिसाब से आपने उसको डिफाइन करना है। अब इस तरीके के पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ ऑफ द एसे भी हो सकता है, या फिर आप जैसे साइंस का पेपर देखेंगे तो उसमें भी काफी चीजें ऐसी होती हैं, जस्ट आपको 3 या 4 मार्क्स से डेफिनेशन लिखनी होती है, उसमें एक दो एग्जांपल्स दे दिए, टाइप्स को डिफाइन कर दिया, तो आपका वो ये उसमें भी फायदा दे सकता है आपके बाकी सब्जेक्ट्स में भी। अच्छा, एग्जांपल्स पे आ जाते हैं। इस जो पैराग्राफ है, व्हाट इज मीन बाय प्रोटीन क्वालिटी, ठीक है, प्रोटीन क्वालिटी है क्या चीज, ठीक है। द टर्म प्रोटीन क्वालिटी रिफर्स टू द रेशियो ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है, इन अ प्रोटीन इन कंपैरिजन विद द रेशियो रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पे नोट करें, जब भी आपने शॉर्ट फॉर्म्स लिखने हैं किसी बड़े टर्म का, जैसे यहाँ पे एसेंशियल अमीनो एसिड्स हो गया, तो पहले आपने पूरा का पूरा फॉर्म लिखना है, ताकि राइटर को, रीडर को पता चले कि इसका फुल फॉर्म ये है, जिसका शॉर्ट फॉर्म इसने EAA यूज किया है। अब फर्दर इन पैराग्राफ आप EAA यूज कर सकते हो, लेकिन पहले आपने फर्स्ट सेंटेंस या सेकंड सेंटेंस में आपने ये बताना होता है कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स ही इसका फुल फॉर्म है। और ये इसके लिखने का तरीका भी यही होता है कि पहले आप फुल फॉर्म लिखते हो, फिर ब्रैकेट्स में उसको शॉर्ट फॉर्म प्रोवाइड कर देते हो, फिर आगे चल के जैसे यहाँ पे EAA हो गया या आगे EA हो गया, तो ये उसको फिर शॉर्ट फॉर्म में यूज कर सकते हो आप, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, आपने इसने क्या किया, स्टार्टिंग ही टॉपिक सेंटेंस में ही उसको डेफिनेशन दे दी कि अमाइनो, ये जो प्रोटीन क्वालिटी है, ये एक रेशियो है किसका, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स का विद द रेशियो रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। एक साइड अमाइनो एसिड है और दूसरी साइड उसकी कितनी क्वांटिटी बॉडी को रिक्वायर्ड है, हमारे मतलब बॉडी में कितनी है और कितनी रिक्वायर्ड है एक्चुअल, उसका रेशियो को हम कहते हैं प्रोटीन क्वालिटी, ठीक है। हाई क्वालिटी प्रोटीन, अब हाई क्वालिटी प्रोटीन क्या होता है, कंटेन्स essential amino acids EAA in a ratio that matches human requirements। हाई क्वालिटी तब होगी जब जितनी बॉडी को रिक्वायर्ड हो उतनी ही हो, ना ज्यादा ना कम, मतलब जितने भी हम एसेंशियल अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी को उतने ही हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये हाई क्वालिटी प्रोटीन है, ठीक है। अ प्रोटीन व्हिच इज लैकिंग और लो इन वन और मोर एसेंशियल अमीनो एसिड्स इज टर्म्ड अ लो क्वालिटी प्रोटीन। सपोज अगर हमें हमारी बॉडी को फॉर एग्जांपल 5 अमीनो एसेंशियल अमीनो एसिड्स की जरूरत है, लेकिन हमारी बॉडी में 4 हैं, तो ये लो क्वालिटी प्रोटीन हो जाएगी, ठीक है। द एसेंशियल अमीनो एसिड्स व्हिच इज इन द शॉर्टेस्ट सप्लाई इज कॉल्ड द लिमिटिंग एसिड अमीनो एसिड्स, मतलब जो कम से कम इतनी होनी चाहिए बॉडी में, उसको हम कहते हैं लिमिटिंग अमीनो एसिड, ठीक है। इन जनरल एनिमल प्रोटीन्स, जो एनिमल प्रोटीन्स होती हैं टेंड टू बी हाई क्वालिटी, वो हाई क्वालिटी की होती हैं, while vegetable proteins tend to be low quality। जनरली तो ये होता है कि एनिमल की ज्यादा क्वालिटी की होती हैं और वेजिटेबल की लो क्वालिटी प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन है एक जगह, द एक्सेप्शन इज सोय प्रोटीन। सोय की जो प्रोटीन है ये टाइप, वो हाई क्वालिटी, क्वाइट हाई क्वालिटी है, मतलब वो एक वेजिटेबल है जिसकी प्रोटीन हाई क्वालिटी की होती है, बाकी सारे जो वेजिटेबल्स हैं उसकी तकरीबन लो क्वालिटी होती है। अब एक चीज नोट करें, इसने यहाँ पे टॉपिक कंक्लूडिंग सेंटेंस नहीं दिया, वो मैंने पहले ही बता दिया कि वो नेसेसरी नहीं है इस तरीके के पैराग्राफ्स में, जब ये आ जाएं तो, ठीक है। तो इसने नहीं दिया। एक आप और काम कर सकते थे कि इसके बाद जो पैराग्राफ आएगा उसका ट्रांजिशन दे सकते थे, ठीक है। अब वो थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा आपकी राइटिंग में। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम डिस्क्रिप्शन पैराग्राफ, ठीक है। आई गेस इतने जितने हो चुके हैं अभी तक वो क्लियर होंगे, तो हम ज्यादा फर्दर चलते हैं। डिस्क्रिप्शन पैराग्राफ में हम क्या करते हैं, यूज दिस पैराग्राफ स्ट्रक्चर इफ यू आर आस्क्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। अच्छा, डेफिनेशन में आप डेफिनेशन दोगे, स्टैंडर्ड डेफिनेशन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन और डेफिनेशन में थोड़ा सा ही फर्क है, ये थोड़ा लंबा होता है, डिस्क्रिप्शन ज्यादा होती है, इसमें ज्यादा एग्जांपल्स देते हो आप, ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हो, और जो वो वाली चीज है
उसमें आप एक डेफिनेशन देके उसको आपने जस्ट लिंक करना होता है अपने टॉपिक के साथ, वो इतना लेंदी पैराग्राफ नहीं होता। डिस्क्रिप्शन पैराग्राफ थोड़ा लेंदी बनता है, और इसमें आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उस टॉपिक की, वो आपने प्रोवाइड करनी होती है। पहले तो आप क्या करेंगे, टॉपिक सेंटेंस में इंट्रोड्यूस करेंगे जिसको आप डिस्क्राइब कर रहे हो। सपोज डिस्क्राइब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाता है आपको, तो आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से जितने भी स्टेट्स आपके पास हैं, जितने भी एग्जांपल्स हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो आपको देनी है, और वो डिटेल्ड होगी, लाजमी बात है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन लाजमी बात है, वो थोड़ा लेंदी पैराग्राफ बनता है। ठीक है, तो सपोर्टिंग में आप उसके क्या देंगे, प्रोवाइड करेंगे स्पेसिफिक एंड डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द आइटम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फंक्शंस क्या है, वो किस तरीके से काम करती है, उसका करंट स्टेटस का एक दो सेंटेंस दे दिया, मतलब जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास है वो पूरी की पूरी देंगे। कंक्लूजन इसमें भी नॉट नेसेसरी है, क्योंकि सेम कैटेगरी में आते हैं दोनों, डेफिनेशन एंड डिस्क्रिप्शन, बस ये थोड़ा लेंदी होता है। उसमें आपने स्टैंडर्ड डेफिनेशन देना लाजमी होती है, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेफिनेशन देना लाजमी नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें बस यही है कि आप ट्रांजिशन दे देते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ से रिलेट करने के लिए, जो मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ना, अगर जैसे आइल्स का पेपर होता है, उसमें रिटन टास्क दो होते हैं, एक तो आपने एक शॉर्ट ऐसे लिखना होता है, दूसरा आपको एलाबोरेट करना है, डिस्क्राइब करना होता है, एक पिक्चर या कोई ग्राफ को देना होता है। तो उस ग्राफ को आप जब डिस्क्राइब करोगे, तो आप अगर एक पैराग्राफ लिख रहे हो तो वो डिस्क्रिप्शन पैराग्राफ बनेगा। ठीक है, अगर सपोज कोई मतलब कोई पिक्चर को डिस्क्राइब कर रहे हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन पैराग्राफ लिखना होता है। इस तरीके के पैराग्राफ्स में ये ट्रांजिशनल वर्ड्स यूज होते हैं, इन द फोरग्राउंड, इन द मिडिल डिस्टेंस, in the background, in the far distance, near up, down, beneath, below, above, on the top, center, front, back, middle, in the interior, exterior। अब ये देखें, अब एक चीज नोट करें, किसी पिक्चर को अब जब हम डिस्क्राइब करेंगे तो इस तरीके के ऑटोमेटिकली यूज होंगे। कोई बंदा अगर पिक्चर में खड़ा है, तो हम उसको देखेंगे कि सेंटर, उसके राइट साइड क्या है, उसकी लेफ्ट साइड क्या है, उसके बैकग्राउंड में क्या है, उसके फ्रंट में क्या है, और वो कौन सी एक्टिविटी कर रहा है, वो सारी चीजें हमने बतानी होती है, और ये ऑटोमेटिकली डिस्क्रिप्शन पैराग्राफ लेंदी बन जाता है। तो ये तो पक्की बात है, ये थोड़ा लेंदी बनेगा। डेफिनेशन पैराग्राफ छोटा होता है और डिस्क्रिप्शन पैराग्राफ थोड़ा लेंदी हो जाता है। ठीक है, इनमें ज्यादा फर्क नहीं है, बस फर्क ये है कि उसमें डेफिनेशन देना लाजमी है, कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जैसे हो गई, यहाँ पे भले आप डेफिनेशन ना दें, अपने वर्ड्स में जस्ट एलाबोरेट करते जाएं या डिस्क्राइब करते जाएं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या चीज। ठीक है, अब इस तरीके के अगर क्वेश्चंस आ जाएं तो आप समझ जाएं, तो डिस्क्रिप्शन देनी है आपको। डिस्क्राइब लाजमी बात है, अगर वर्ड में लिखा हुआ है क्वेश्चंस में, तो वो डिस्क्रिप्शन पैराग्राफ होगा। सिंगल डिश रेडियो टेलीस्कोप, अब सिंगल डिश रेडियो टेलीस्कोप को आप उसकी वर्किंग बता देंगे, उसका स्ट्रक्चर बता देंगे, वो दिखने में कैसा होता है, उसमें कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, वो चीजें सब दे दो, मतलब उसी पैराग्राफ में दे सकते हो। डिस्क्राइब द फेमिनिज्म, अब फेमिनिज्म दे दिया, उसका बैकग्राउंड दे दिया कि कब से फेमिनिज्म स्टार्ट हुआ, फेमिनिज्म के टाइप्स दे सकते हो आप, फेमिनिज्म थर्ड वर्ल्ड इशू वाला थोड़ा लिंक दे सकते हो। तो इस तरीके से आप फेमिनिज्म को हर तरीके से, हर एंगल से डिस्क्राइब कर सकते हो, क्योंकि ये ओपन एंडेड है। डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब सारे फीचर्स आप यहाँ पे दे जाओ एक एक करके सारे फीचर्स, तो ये लाजमी बात है, डिस्क्रिप्शन है तो थोड़ा लेंदी भी हो जाएगा। डिस्क्राइब द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, अब ये एक डिजीज है या मेंटल डिसऑर्डर डिजीज बोल दें, उसके मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं। अब हमारा पैराग्राफ जो शायद आगे एग्जांपल है वो भी इसी पर है, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अब चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ। तो इसका एग्जांपल है, डिस्क्राइब द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है, अब ये देखें, इसने भी ऐसे किया है कि पहले उसने फुल फॉर्म दिया है, फिर ओसीडी करके उसको शॉर्ट फॉर्म बताया है, फिर आगे उसका शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको माइंड में रखें लाजमी के पहले आपने फुल फॉर्म लिखना जरूरी होता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ओसीडी इज अ सीवियर एंड डिसेबलिंग क्लिनिकल कंडीशन। अब यहाँ पे उसने ये एक अपने ही वर्ड्स में ले रहे हैं, एक डेफिनेशन दे दी है, एक डिस्क्रिप्शन दे दी है कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे उसका प्रोसेस बताएगा कि उसके मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स बताएगा। इट यूजुअली बिगिंस इन लेट एडोलेसेंस और अर्ली चाइल्डहुड, अब चाइल्डहुड, ठीक है, और अर्ली एडल्टहुड। अब एडोलेसेंस इज अ टाइम पीरियड बिटवीन द चाइल्डहुड एंड द एडल्टहुड, एडल्टहुड और चाइल्डहुड के दरमियान जो पीरियड होता है उसको हम एडोलेसेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो बीमारी होती है नॉर्मली कब स्टार्ट होती है, जब हम लेट एडोलेसेंस या फिर अर्ली एडल्टहुड के एज में होते हैं, तो ये डिसऑर्डर होने के चांसेस होते हैं। ठीक है,
ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑब्सेसिव थॉट्स, मतलब ज्यादा सोचना होता है उसमें, that continues regardless of efforts that are made by the sufferer, जिसको ये बीमारी होती है, to challenge the behaviors। अब वो अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो खामखा का सोचता रहता है, ठीक है। अब ये उसका एक डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि ये ओसीडी या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है क्या, मतलब उसमें जो सफरर होता है, जिसको ये बीमारी होती है, वो कौन कौन सी चीजें करता है, वो कैरेक्टरिस्टिक सारी की एनालिस्ट करेगा। पीपल विथ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर फ्रीक्वेंटली परफॉर्म टास्क, वो फ्रीक्वेंटली टास्क करेंगे, रिपीटेटिवली, बार बार वही सेम टास्क करेंगे टू फॉर द कंफर्मेशन, क्योंकि वो एक बार से उनकी कंफर्मेशन नहीं होती, बिकॉज दे आर सीकिंग रिलीफ फ्रॉम द एंजाइटी दैट इज क्रिएटेड बाय देयर ऑब्सेशन। अब वो सोचते हैं कि मैंने गाड़ी लॉक की है कि नहीं की है, वो बार बार उसको सोचते, फिर वो जाके चेक करेंगे कि यार हाँ लॉक है, फिर थोड़ी बात उसके बाद फिर उसको टेंशन होगी कि तो गाड़ी मैंने लॉक की है कि नहीं की है, फिर जाएगा, फिर जाके चेक करेगा कि गाड़ी लॉक है कि नहीं है, ठीक है। अब इसके सिंपल सिम्टम्स भी देगा यहाँ पे। सम कॉमन कंपल्जन्स दैट सफरर्स मे हैव इंक्लूडेड काउंटिंग स्पेसिफिक थिंग्स, वो काउंट करते हैं स्पेसिफिक थिंग्स, जैसे हम छोटे थे तो तारीख गिनते थे ना, तो ये बड़े होकर भी तारीख गिनते हैं। सच एज मनी, फुटस्टेप्स या लेटर्स, ये चीजें मतलब एग्जांपल दिए, ये खामखा उनको काउंट करते रहेंगे, ठीक है। ये क्या होता है, ये क्योंकि उनको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है और वो अपनी एंजाइटी को इस तरीके से रिलीव करते हैं, मतलब वो अपनी एंजाइटी कम करते हैं। रिपीटेडली वॉशिंग देयर हैंड्स, अपने हाथ धो रहे होते हैं बार बार। कंटिन्यूअली क्लीनिंग देयर थ्रोट्स, ये भी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, बार बार अपनी गला साफ करना। persistently ensuring that certain items are in a straight line, ये भी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है कि वो जो आइटम्स पड़े हैं एक ऑर्डर में पड़े हैं या स्ट्रेट लाइन में पड़े हैं। कॉन्स्टेंटली ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स, अच्छा रिपीटेडली चेक करेंगे कि देयर पार्क्ड कार्स हैव बीन लॉक्ड बिफोर लीविंग देम, वो बार बार चेक करेंगे कि उन्होंने अपनी कार जो पार्क की है वो लॉक की है कि नहीं की है, ये भी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। कॉन्स्टेंटली ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स इन अ सर्टेन वे, उनको ऑर्गेनाइज बार बार ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, एक तरफ एक साइड से रख के फिर देखेंगे नहीं सही नहीं लग रहा, फिर दूसरी साइड रखेंगे, ये भी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, ठीक है। टर्निंग लाइट्स ऑन एंड ऑफ, बार बार लाइट ऑफ ऑन करेंगे, ये भी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग डोर्स, ये भी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। टचिंग ऑब्जेक्ट्स अ सेट नंबर ऑफ टाइम्स, बार बार ऑब्जेक्ट्स को टच करना बिफोर एग्जिटिंग अ रूम, बाहर जाने से पहले, तो ये भी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। वॉकिंग इन अ सर्टेन रूटीन बाय स्टेपिंग ऑन अ सर्टेन कलर और शेप ऑफ फ्लोर टाइल, सपोज अगर वॉक पे जाएंगे तो डिफरेंट कलर की वहाँ पे फुटपाथ बनी होती है, तो वो कोशिश करेंगे कि जो सेम कलर की होंगी उन पे अपना पैर रखेंगे, तो ये भी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। अगर इस टाइप का कोई भी सिम्टम आप में भी है तो आप भी डॉक्टर को दिखाएं, आपको भी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, द स्ट्रेंथ ऑफ द ऑब्जर्व्ड एडिक्शन और कंपल्जन लीड्स टू द डायग्नोसिस ऑफ द डिसऑर्डर। यहाँ पे इसने बता दिया कि अगर इस तरीके कोई सिम्टम्स आ जाए तो डायग्नोसिस ऑफ द डिसऑर्डर हो सकता है, तो लाजमी बात है डॉक्टर को दिखाएं, ठीक है। अब ये क्या किया इसने, पूरा का पूरा इलैबोरेट कर दिया, हर चीज उसके बारे में बता दी, सिम्टम्स बता दिए, उसका थोड़ा पहले इंफॉर्मेशन दे दी कि सफरर जो होते हैं वो ज्यादा सोचते हैं, मतलब एक ऑब्सेसिव थॉट्स आ जाते हैं उनके जहन में, तो फिर वो ऐसी ऐसी चीजें करने शुरू करते हैं। तो ये इतना लेंथी पैराग्राफ भी इसीलिए बनाए क्योंकि उसमें डिस्क्रिप्शन देना लाजमी होता है, ठीक है। आई गेस कि आपको डिस्क्रिप्शन पैराग्राफ क्लियर होगा, ठीक है। इसके बाद आ जाता है एक्सप्लेनेशन पैराग्राफ। एक्सप्लेनेशन पैराग्राफ, एक मिनट, एक्सप्लेनेशन पैराग्राफ में हम एक्सप्लेन करते हैं एक प्रोसेस के जरिए, स्टेप बाय स्टेप उसे बता रहे होते हैं कि क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा, उस जिस चीज के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, तो वो स्टेप बाय स्टेप चलता है पूरा का पूरा प्रोसेस, ठीक है। एक्सप्लेन में ये लाजमी है कि आपने ना फर्स्ट स्टेप पहले बताना है, सेकंड स्टेप बाद में, थर्ड स्टेप बाद में। तो इसका टॉपिक सेंटेंस में आप डायरेक्टली हिट करेंगे अपने आइडिया को, कि उसमें इंट्रोड्यूस कर देंगे आप एक्सप्लेन क्या करने वाले हो, ठीक है। फिर बॉडी में सपोर्टिंग सेंटेंसेस में आप एक्सप्लेन करेंगे एक स्टेप, ईच स्टेप को जो प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, इन ऑर्डर इन द ऑर्डर दैट स्टेप्स आर बी टू बी परफॉर्म्ड, हर ऑर्डर उसी ऑर्डर के हिसाब, ऑर्डर इज कंपलसरी, फर्स्ट जो होगा उसको ही फर्स्ट लिखेंगे, सेकंड सेकंड में ही आएगा, थर्ड थर्ड में ही आएगा। सपोज अगर आप
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान मेंशन कर रहे हैं तो लियाकत अली खान से स्टार्ट करेंगे इमरान खान के तक, फर्स्ट सेकंड थर्ड के, उसके अगर सपोज आप एक एक करके सिर्फ नेम्स ही दे देंगे तो आपका पूरा एक्सप्लेनेशन पैराग्राफ बन जाता है कि उस फ्लो में आते हैं। पहला प्राइम मिनिस्टर ये बना, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये इसमें फ्लो बहुत लाजमी होता है। उसमें जो डिस्क्रिप्शन था उसमें फ्लो का कोई चक्कर नहीं था, उसमें जस्ट आपने जो चीज डिस्क्राइब करनी थी उसके ही बारे में आपने हर चीज लिखनी थी। कंक्लूजन, प्रोवाइड अ ब्रीफ समरी ऑफ द प्रोसेस। इसमें क्या करेंगे, जो प्रोसेस है पूरा उसको आप समराइज कर लेंगे। अब देखें, ये एक मैडम सलमा के पास जब मैं था, उस एक लड़के ने इफ लाइफ थ्रोज लेमन्स एट यू मेक लेमनेड के पैराग्राफ जब ऐसे लिख रहा था तो उसने अपना सेकंड पैराग्राफ लिखा था हाउ टू मेक अ लेमनेड। उसमें उसने पूरा एक्सप्लेन किया था प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ लेमनेड, कि पहले आप लीमू काटें, लीमू को निचोड़ेंगे, पानी डालेंगे, बर्फ डालेंगे। उसने ये पूरा प्रोसेस वहां पे एक पैराग्राफ में डाल दिया था। तो मैम ने वो डिस्कस किया था तो मुझे अभी याद आ गया कि एक्सप्लेनेशन पैराग्राफ इसी तरीके से होगा कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ लेमनेड, एक एक स्टेप उसने अपने पैराग्राफ में लिखा था। तो जो उसने वो पैराग्राफ लिखा वो एक्सप्लेनेशन पैराग्राफ था, क्योंकि उसने स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताया कि लेमनेड बनाते कैसे हैं रियल लाइफ में। फिर उसने अपने उस लेमनेड को रिलेट करता आया पूरे ऐसे में। ठीक है, इसमें जो ट्रांजिशनल वर्ड्स यूज होते हैं वो आ गए, एट फर्स्ट, इनिशियली, द फर्स्ट स्टेप, व्हाइल, at the same time, the second, third, next step, after next, finally, eventually, the final step। अब देखें, फर्स्ट पहले आएगा लाजमी बात है, फिर सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, इन द एंड आ गया फाइनली या लास्ट स्टेप, या फिर इन द लास्टली। ठीक है, इस तरीके से आप फ्लो भी अपना ट्रांजिशनल वर्ड्स का उस हिसाब से ही रखेंगे। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से हमें ये आइडिया हो जाता है कि हमें ये डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेनेशन पैराग्राफ लिखना है। यहाँ पे कह रहा है डिस्क्राइब द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट ग्रोथ टू टेम्परेचर। अब यहाँ पे है वर्ड डिस्क्राइब, तो आप इस पे डिस्क्रिप्शन पैराग्राफ भी लिख सकते हो या फिर एक्सप्लेनेशन पैराग्राफ भी, बोथ आर करेक्ट, क्योंकि प्लांट ग्रोथ एक प्रोसेस के जरिए होती है स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि सीड लाजमी बात है, हम पहले जमीन में डालेंगे, फिर वो बर्ड बनेगा, उससे ज्यादा फिर वो ऐसा ऐसा बड़ा होगा, फिर अपने खाना खुद मतलब आगे फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना खाना खुद बनाएगा, हमारे लिए भी बनाएगा। तो ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आप जब बताओगे तो ये भी एक एक्सप्लेनेशन पैराग्राफ हो जाएगा। एक्सप्लेन हाउ एंथोसिस मेजर्ड द रेडियस ऑफ द अर्थ। ये साइंटिस्ट है जिसने रेडियस ऑफ द अर्थ मेजर किया था, तो उसका पूरा तरीका जो उसने स्टेप्स फॉलो किए थे, आपने एक एक करके वो पूरा एक्सप्लेन करके बताना है कि उसका प्रोसेस कैसे चला था। हाउ इज द लॉ मेड, लॉ कैसे बनता है, ये आपको सबको पता है कि पहले पार्लियामेंट में बिल जाता है, फिर वो सेनेट में जाएगा, सेनेट से अप्रूव होकर प्रेसिडेंट जब तक सिग्नेचर नहीं करता तो लॉ नहीं बनता। तो ये कभी कभी तो कमेटी भी बन जाती है कि वेरीफाई करते हैं कि ये सही है नहीं सही है, फिर सुप्रीम कोर्ट भी उसको वेरीफाई करती है कि इज इट कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट। तो ये सारी चीजें ये पूरे स्टेप्स में आ जाती हैं, लॉ कैसे बनता है। हाउ इज चीज मेड, चीज कैसे बनती है, ये आगे चल के पैराग्राफ में हम सीख भी लेंगे। चीज का भी एक तरीके का है, एक स्टेप बाय स्टेप है कि चीज बनती कैसे है। ठीक है, इसमें भी अगर नोटिस करें तो एक्सप्लेन वर्ड कहीं लिखा है, कहीं लिखा ही नहीं है, तो वो अंदाजा हो जाता है कि कहाँ पे आपने एक्सप्लेनेशन देनी है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताना है, कहाँ पे आपने जस्ट डिस्क्रिप्शन देनी है। अच्छा, इसका एग्जांपल है हाउ इज चीज मेड। ठीक है, अब यहाँ पे वो स्टेप बाय स्टेप बता देगा कि चीज बनाते कैसे हैं। The general principles of making cheese from milk have changed little for nearly 3000 years। अब a little होता ना, अब इसमें भी फर्क आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, a little होता तो मतलब चेंज आया है, जस्ट लिटिल किया है मतलब नियरली चेंज आया ही नहीं है 3000 साल में। जो जैसे हम पहले बनाते थे वैसे ही बनती है अभी चीज। The aroma, texture and taste of the cheese depends on slight variation of the process used to produce it। अब टेक्सचर, टेस्ट हो गया या अरोमा हो गया, ये सारी डिपेंड करती हैं, थोड़ी सी वेरिएशन करनी होती है बस प्रोसेस में, कि अगर ज्यादा खट्टा करना है तो उसको उस हिसाब से प्रोसेस में थोड़ी चेंज आएगी। ठीक है, बट ऑल मेथड्स कंसिस्ट ऑफ 2 to 4 बेसिक स्टेप्स। 2 से 4 स्टेप्स हैं, उनमें ये चीज बन जाती है। द फर्स्ट स्टेप कंसिस्ट ऑफ द कोगुलेशन ऑफ द प्रोटीन। कोगुलेशन होता है मतलब थिकनेस, जैसे ब्लड अगर बाहर निकल जाता है तो फिर वो ऑटोमेटिकली कोगुलेट हो जाता है, तो कोगुलेशन उसको कहते हैं। मतलब वो प्रोटीन कैसिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, बाय एडिंग एसिड ऐड करते हैं या फिर हम एंजाइम ऐड करते हैं मिल्क में, तो फिर वो ऑटोमेटिकली एक थिकनेस उसमें आ जाती है, प्रोटीन की कैसिन बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट उसमें जो लिक्विड कॉल्ड वी ड्रेन, उसको हम सुखाते हैं, जो लिक्विड निकलता है
लीविंग अ सेमी सॉलिड चीज। वो क्या होती है? सेमी सॉलिड चीज होती है। उस लिक्विड को हम ड्रेन सुखाते हैं तो फिर वो सेमी सॉलिड चीज बन जाती है। कॉल्ड कर्ड्स, उसको हम कर्ड्स कहते हैं, which may be eaten in this form or processed further। अब यहाँ तक जो हो गया, एक फॉर्म ऑफ द चीज बन गया, हम यहाँ तक खा सकते हैं, ठीक है। ऑल सॉफ्ट या क्रीम चीज जो होती हैं वो इसी टाइप तक होती हैं, मतलब 2 स्टेप्स में उन वो प्रोड्यूस हो जाती हैं। पहले में हम क्या करते हैं, उसमें एंजाइम डालते हैं, उसके बाद उसको जो लिक्विड होता है उसको हम सुखाते हैं तो हमें सेमी सॉलिड चीज मिल जाती है। तो ये स्टेप्स में हमें एक चीज का टाइप मिल गया। फिर कहता है हार्ड चीज अंडरगोज 2 एडिशनल स्टेप्स इन द प्रोसेस। उसमें 2 और ज्यादा स्टेप्स होते हैं, क्योंकि इसने पहले ही बता दिया 2 to 4। The semi-solid cheese is matured until it reaches the required level of acidity। तब तक हम उसको एज मतलब रखते हैं जब तक रिक्वायर्ड लेवल ऑफ एसिडिटी ना आ जाए उसमें, तो मतलब सॉलिड बन जाए, जब तक हार्डनेस आ जाए तब तक हम उसको वैसे ही रखते हैं। तो इस तब तक वो फिर क्या, उसमें साल्टेड एंड प्रेस्ड इनटू द फॉर्म्स ऑफ बोल्ट, जो क्यूब्स बनाते हैं टू गिव इट अ डिस्टिंक्टिव शेप और साइज ऑफ अ पर्टिकुलर चीज। तो वो चीज के हिसाब से उसका फिर हम मोल्ड कर सकते हैं, उसको अपना एज पर नीड शेप दे सकते हैं, क्योंकि इतना हार्ड हो जाता है। तो ये अब सेकंड हार्ड फॉर्म ऑफ द चीज बन जाएगा 4 स्टेप्स के बाद। फाइनल स्टेप इज एजिंग। अब ये सेकंड स्टेप हो गया जिसमें उसने हार्ड कर दिया। फाइनल स्टेप डिपेंड कर रहा है एजिंग पे। तो जितनी भी मशहूर चीजें, जो भी फेमस चीजें हैं, वो डिपेंड करता है एजिंग पे। जितनी पुरानी उतनी मशहूर और ज्यादा टेस्टी होती है। एजिंग प्रोसेस ड्यूरिंग which the world's most famous cheese acquire their unique flavors from the place and the length of the storage। कहाँ पे स्टोरेज होती है और कितना टाइम स्टोरेज की गई है, उस पर डिपेंड करता है। जो फाइनल जो ज्यादातर जो मोस्ट फेमस चीज होती हैं वो इसी स्टेप पे डिपेंड करती हैं। जैसे हम वाइन को कहते हैं कि जितना ज्यादा रखेंगे तो उतना वो टेस्टी बनता है वाइन, तो ये भी ऐसी है कि जितना भी चीज को हम ज्यादा रखेंगे तो वो उतना टेस्टी बनेगा। होप कि ये टाइप भी क्लियर होगा। तो जल्दी जल्दी बताएं, क्लियर है, ताकि हम लास्ट कर लें। बार बार मीटिंग रीस्टार्ट करनी पड़ती है, और पिछली वाली तो मैंने रिकॉर्ड भी नहीं की गलती से। क्लियर क्लियर क्लियर। अच्छा, सदोरो रेज्ड हैंड। सदोरो, अगर कोई क्वेश्चन है तो यार लास्ट में पूछ लेंगे। अच्छा लारे, डिफरेंस ये है कि, एक मिनट देखें, एक्सप्लेनेशन में आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, बात सेम ही दोनों, उसमें आप एक्सप्लेन करते हो, यहाँ पे भी एक्सप्लेन ही करते हो, वहां पे भी डिस्क्राइब करते हो। बस ये है कि इसमें फ्लो में आएगा। फर्स्ट चीज, जो फर्स्ट स्टेप है वो पहले बताएंगे, सेकंड स्टेप पहले उसके बाद आएगा, थर्ड उसके बाद आएगा। जब भी कोई प्रोसेस को डिस्क्राइब करेंगे तो आप एक्सप्लेनेशन पैराग्राफ लिखेंगे, वो ऑटोमेटिकली है। असल में क्या है ना, एक्सपोजिटरी पैराग्राफ में ये दोनों सब टाइप्स में आ जाते हैं, जैसे अगर यूजुअली पैराग्राफ देखे जाएं तो। लेकिन ये वेबसाइट ने, लंदन वाली ने, इसने अलग अलग डिफाइन किया हुआ था, तो ये मुझे अच्छा लगा, तो मैंने बता दिया कि इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस है भी नहीं इसमें। फ्लो का बहुत लाजमी होना है, जिस ऑर्डर में मतलब हो रहा है प्रोसेस उस हिसाब में बताना है, और इसमें ऑर्डर का कोई मतलब कोई रोल प्ले नहीं होता। क्लियर है अब? लारेब क्लियर है? हाँ ठीक है, बस ठीक है, आगे चलते हैं फिर हम। लास्ट टाइप है इलस्ट्रेशन पैराग्राफ। इलस्ट्रेशन पैराग्राफ, अब देखें तो ये भी इलस्ट्रेशन मतलब डिटेल्स देने होते हैं, लेकिन यहाँ पे इलस्ट्रेट करने में हम एग्जांपल्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, बस ये फर्क है। इलस्ट्रेशन में ज्यादा एग्जांपल्स आएंगे, ज्यादा इनमें इतना फर्क भी नहीं है, इसीलिए अगर आप जनरली गूगल सर्च करेंगे तो 4 टाइप्स बताएंगे आपको पैराग्राफ्स के। लेकिन ये थोड़ा थोड़ा जो फर्क है उसको भी जहन में रखने के लिए मैंने इसको ज्यादा फर्दर क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर दिया। use this paragraph structure when you need to clarify a particular idea by offering specific examples and showing how they relate to your main point। अब एग्जांपल्स पे ज्यादा फोकस होगा, उसको एग्जांपल्स देकर आप अपने पैराग्राफ को जो स्ट्रक्चर करेंगे तो ये इलस्ट्रेशन हो जाती है। टॉपिक सेंटेंस में आप जो आइडिया है आपका कि जिसके आपने आगे एग्जांपल्स देने वो स्टेट करेंगे, फिर आपने सपोर्टिंग में उसके एग्जांपल्स देने एक एक करके, ठीक है। इन द एंड आपने क्या करता है, उस एग्जांपल्स को जनरल आइडिया से लिंक करना है कि ये जो सारे एग्जांपल्स मैंने दिए हैं वो इस तरीके से रिलेटेड हैं मेरे इस टॉपिक से। वो चीज आपको आगे एग्जांपल्स में क्लियर भी हो जाएगी। इसमें जो हम ट्रांजिशनल वर्ड्स यूज करते हैं वो फॉर एग्जांपल हो गया, फॉर इंस्टेंस, एन इलस्ट्रेशन ऑफ दिस, एनदर एग्जांपल। मतलब अगर देखें तो सारे के सारे ट्रांजिशन वर्ड्स एग्जांपल को ही
इनिशिएट कराने के हैं, तो मतलब इसमें ज्यादा फोकस हमारा एग्जाम्पल्स पर ही होता है। आर्ग्यूमेंट्स भी देंगे लेकिन वो बहुत कम होते हैं, मेन फोकस एग्जाम्पल्स पर ही होता है। ठीक है, तो बस ये फर्क है, इतना ज्यादा फर्क भी नहीं है। बाकी एग्जाम्पल्स ऑफ क्वेश्चंस व्हिच रिक्वायर एन इलस्ट्रेशन पैराग्राफ, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट आपको इलस्ट्रेट करेगा, इलस्ट्रेट द मैकेनिज्म ऑफ टू टाइप्स ऑफ सिंपल रिस्पॉन्सेज टू लाइट। ठीक है, व्हाट आर पीडमंट, ये टाइप ऑफ ग्लेशियर है पीडमंट, इसको पैराग्राफ भी इसी पे आगे आपको ये क्लियर हो जाएगा। पीडमंट ग्लेशियर्स फाउंड, कहाँ कहाँ पर पीडमंट ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। हाउ डज हाई पॉपुलेशन डेंसिटी अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ माइस, माइस इज अ प्लूरल ऑफ माउस, तो चूहों पर हाई पॉपुलेशन का कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, अगर उस पर आपने लिखने हैं तो एग्जांपल्स देंगे कि इस तरीके से ये इम्पैक्ट पड़ता है, ये एग्जांपल ये रिसर्च भी दे सकते हैं, तो वो आप इलस्ट्रेशन करेंगे। जितने अगर एग्जांपल ज्यादा होंगे तो इलस्ट्रेशन आ जाएगी। व्हाट आर द पीडमाउंट ग्लेशियर्स फाउंड, वेयर आर द पीडमाउंट ग्लेशियर्स फाउंड। अब पीडमाउंट और माउंटेन, इसको माउंटेन भी कहा जाता है। ग्लेशियर्स आर फाउंड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, अब इसने बता दिया कि अराउंड द वर्ल्ड कहीं पे भी पाए जाते हैं, अब बताएगा कहाँ कहाँ। इन नॉर्थ अमेरिका दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द माउंटेन रेंजेस ऑफ द पैसिफिक कोस्ट फ्रॉम सेंट्रल कैलिफोर्निया नॉर्थवर्ड। अब सेंट्रल कैलिफोर्निया से ऊपर जाएंगे नॉर्थवर्ड तो ये पूरे के पूरे पीडमाउंट माउंटेन्स आ जाएंगे या ग्लेशियर्स आ जाएंगे। दे अबाउंड इन द एंड्स रेंज इन द साउथ अमेरिका, एंड्स रेंज आपको पता है कि द लॉन्गेस्ट रेंज है इन द वर्ल्ड, और वो साउथ अमेरिका में पाई जाती है, तो यहाँ पे भी इनका बहुत बड़ा जखीरा है, मतलब बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। इसको आप एक बार क्या कीजिएगा कि सर्च कर दीजिएगा, इसकी पिक्चर देख लीजिएगा, मतलब एक पहाड़ी से जो आइस की एक किस्म की जैसे फ्लो होता है ना, रिवर आ रही होती है लेकिन वो आइस की होती है, पानी की नहीं होती है। साउथ अमेरिका आर आल्सो एंड आर familiar and greatly admired spectacles in the Alps and Pyrenees and Caucasus Mountains and the mountains of Scandinavia। अब यहाँ आपको ये बता रहा है कि साउथ अमेरिका या कॉक्सस माउंटेन्स, स्कैंडिनेविया में जो माउंटेन्स हैं, इन सब में ये पाए जाते हैं। रिवर्स ऑफ आइस फ्लो डाउन, रिवर्स ऑफ आइस, ये आइस की रिवर्स होती हैं, इसलिए फ्लो डाउन द वैली ऑफ वेरियस एशियन माउंटेन रेंजेस, जिसमें कौन कौन सी आ जाती है, हिमालय, हिंदुकुश, कराकोरम, कुन्नूर रेंजेस, सब रेंजेस में भी ये पाए जाते हैं। दे आर ऑल्सो अ फीचर ऑफ द साउदर्न एल्प्स, साउदर्न मतलब जो रशियन आ गया, ठीक है, वहां पे भी, या न्यूजीलैंड के साउदर्न पार्ट में भी ये आ जाते हैं, ठीक है। एंड आर फाउंड इन द लॉफ्टी माउंटेन्स ऑफ न्यू गिनिया। द लार्जेस्ट पीडमेंट, सबसे बड़ा जो पीडमेंट ग्लेशियर है वो पाया जाता है मलास्पीना और बियरिंग ग्लेशियर में, वो कहाँ पर है, अलास्का में। अलास्का आपको पता है कि द पार्ट ऑफ नाउ अमेरिका, पहले वो उसका था, रशिया का था, ठीक है। यहाँ पर ये पीडमेंट माउंटेन का पैराग्राफ कंप्लीट होता है। आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसने एग्जांपल्स दिए हैं कि इस जगह ये यहाँ पाया जाता है। ये एग्जांपल दूसरा कि यहाँ पे कॉक्सस माउंटेन, ये कॉक्सस माउंटेन आई गेस यूरोप में, यूरोप का एल्प्स, यूरोप ये बता दिया। फिर नीचे आ गया, एशिया के बारे में बता दिया, न्यूजीलैंड के बारे में बता दिया, अलास्का के बारे में बता दिया, मतलब पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ पीडमेंट माउंटेन या पीडमेंट ग्लेशियर्स हैं वो उसने बता दिया, एग्जांपल्स दे दिए उसके। तो यहाँ पे ज्यादातर एग्जांपल्स ही थे, तो इसने ये हम कहेंगे कि ये एक इलस्ट्रेशन पैराग्राफ है, ठीक है। और इसमें एक इसने कमी है, अगर वो ऐड कर दें तो आप एग्जांपल्स कर दें, फॉर एग्जांपल ये ऐड कर सकते हो आप इसमें, लेकिन ये जाहिर है कि लाजमी बात है, एग्जांपल्स ही दे रहा है तो आपको वहां से समझ आ जाएगी कि ये एक इलस्ट्रेशन पैराग्राफ है। यहाँ तक हमारी पैराग्राफिंग एंड होती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा।